ठीक है, चलो स्टार्ट। पे अटेंशन प्लीज एवरीवन। सबको गुड इवनिंग। चैप्टर 2 अपन ने पहले किया था। नाम क्या था उसका? इनकॉर्पोरेशन। सेक्शन बताओ कहाँ से खाते थे फटाफट। 3 से 22। ठीक है। ये शुरू कहाँ से हो रहा है? 23 से लेके व्हाट 42। ठीक है। इस पूरे चैप्टर में, चैप्टर इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। प्रोस्पेक्टस का एक है। अच्छा, इसमें बेसिकली 3 थिंग्स। वन इज दिस, सेकंड इज व्हाट दिस, और अलॉटमेंट में और एक पार्ट कौन सा लास्ट में? प्राइवेट प्लेसमेंट। वो थोड़ा सा सेक्शन अगर याद नहीं रहेगा तो ये आपके सेक्शन थे, आपको जो भी करना है उसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है। अगर कोई याद है, स्टार्टिंग में यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आज भी वही करेंगे। सबसे पहले क्या उठाएंगे अपन? 42 ही उठाएंगे, देन विल कम टू अलॉटमेंट एंड देन द एंड विल कम टू व्हाट? प्रोस्पेक्टस। ठीक है। प्रोस्पेक्टस के सेक्शंस कितने एक बार से गो थ्रू करेंगे आप प्लीज। 23, 26, 29, 31, 32, 25, 28, 27 एंड 40। अलॉटमेंट का एक ही सेक्शन है बहुत बड़ा, कौन सा है वो? 49। अलॉटमेंट में कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज बेसिकली योर डेज। आपको अगर डेज पता रहेंगे कि कितने डेज में आना चाहिए आपका एप्लीकेशन, कितने दिन में रिफंड होना चाहिए, वो सब कुछ था। और इंटरेस्ट का अमाउंट भी, परसेंटेज भी अलग था। इनफैक्ट प्राइवेट प्लेसमेंट का अलग है और इसका अलग है। जब मैं अलॉटमेंट का बात करता हूँ, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज विद व्हाट प्राइवेट प्लेसमेंट। दोनों के प्रोविजन भी क्या है? अलग अलग है। ठीक है। उसका पेनल्टी भी चेक करेंगे एंड देन प्राइवेट प्लेसमेंट। नाउ if you have the module, please come down in the end and first of all we'll wrap up private placement, जो मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी था। इट वॉज वेरी इजी। एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन इन प्राइवेट प्लेसमेंट, वो आपको केस स्टडी में भी डाल सकते हैं। अच्छा, आपका और एक पार्ट है जो मैंने शायद से एफएम के लिए आपको बताया था कि whenever you're रिवाइजिंग नाउ, आप जितना भी रिवाइज कर रहे हैं, आप एक चीज दिमाग में डाल लेंगे एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट योर मॉडल टेस्ट पेपर। 8 मॉडल टेस्ट पेपर है। आप कौन सा भी सब्जेक्ट उठाओ, कॉस्टिंग, अकाउंट्स, टैक्स, एनीथिंग। ठीक है। उसमें मेक श्योर यू आर कंप्लीटिंग स्टडीज, एंडिंग स्टडीज विद व्हाट दैट मॉडल टेस्ट पेपर। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर अभी वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जब भी आपका टेस्ट का शेड्यूल रहेगा, जब आप लास्ट में करेंगे 1 वीक का जो भी टेस्ट है, तो आप प्रिंट आउट निकाल के वो भी सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट वहाँ पे उन्होंने आंसर्स भी दिए, so it can be self checked also. Okay, that is there and that is actually a paper, वो पेपर है, वो चैप्टर वाइज नहीं। आरटीपी अलग है। आरटीपी कैसे किया उन लोगों ने? चैप्टर वाइज किया, तो वो इट इज एज गुड एज की इट्स अ पेपर। ओके, तो वो भी अपन करेंगे। चलो, फर्स्ट विल स्टार्ट ऑफ विद दिस योर प्राइवेट प्लेसमेंट। कुछ याद है आपको इसके बारे में? थोड़ा सा जितना याद है उतना पहले डिस्कस करेंगे, देन वी विल गो अहेड। जो इंपॉर्टेंट है वो रिवाइज करेंगे। सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है क्या उसका? 42। प्राइवेट प्लेसमेंट का एक्चुअल मतलब क्या था पहले बताएंगे। चलो फर्स्ट, सर प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी शेयर ही अलॉट कर रहा है। इट इज अ पार्ट ऑफ डैश अलॉटमेंट बट नॉट टू द पब्लिक। जब भी अपन अलॉट करते हैं, ऊपर के जितने भी प्रोविजंस रहेंगे उसमें एक वर्ड कंफर्म आने वाला है और वो क्या है? प्रोस्पेक्टस। आप गलती से भी प्राइवेट प्लेसमेंट में ये वाला वर्ड अवॉइड करेंगे तो कौन सा वर्ड लिखेंगे आप? अगर मुझे शेयर्स अलॉट ही करना है मेरे ही मेंबर्स को, तो मुझे सबसे पहले उनको कन्विंस तो करना पड़ेगा कि मैं प्राइवेट प्लेसमेंट क्यों कर रहा हूँ। फ्री में है क्या ये? नहीं, पैसा लेना पड़ेगा। तो आप क्या इश्यू करेंगे? देयर इज अ स्टेटमेंट इन प्राइवेट प्लेसमेंट का नाम चाहिए मुझे। यो, ठीक है, समझा मुझे। स्टार्ट। ठीक है। चलो पे अटेंशन। इट इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर। बोलेंगे सब लोग प्लीज। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर, दिस इज द लेटर विच यू नीड टू पुट। इफ यू वांट इट, इट इज रिटन ओवर हियर ओनली। पे अटेंशन, यहाँ पे है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एप्लीकेशन। ठीक है। आपको ये देना पड़ता है। तो यू हैव टू अवॉइड व्हाट वर्ड? प्रोस्पेक्टस। स्टार्टिंग शुरू करेंगे अपन। एवरीवन पे अटेंशन प्लीज, एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन इन दिस। ओके, प्राइवेट प्लेसमेंट में बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको बहुत घुमा सकते हैं इसमें। ठीक है, यू हैव टू थरोली नो दिस एवरीथिंग। चलो, सबसे पहले अगर प्राइवेट प्लेसमेंट आता है तो सर ये तो मुझे पता है 42, बट रूल्स कौन से इसमें आते हैं? तो आपके साइड में ही है। इट इज द कंपनी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सीक्रेट रूल्स व्हाट 2014। so if you want to put an impression in the legal provision of that answer, तो दो चीज आप लिख सकते हैं। एक तो सेक्शन 42 लिख सकते हैं एंड देन यू कैन राइट दिस आल्सो, दिस रूल्स व्हाट प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स कितना है? 2014। ठीक है। नाउ वी स्टार्ट विद प्राइवेट प्लेसमेंट। सबसे पहले मुझे एक बताएंगे, लिमिट कितना है? फर्स्ट पूरा लाइन बताएंगे आप। 200 का आपका आंसर बराबर है, बट उसके आगे क्या है? इज इट 200 इन एंटायर लाइफ टाइम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ अ कंपनी? अगर मुझे आज करना है तो मैं पूरे जिंदगी में सिर्फ 200 दे सकता हूँ, उसमें कुछ और वैरायटी है?
इट इज 200 इन एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर। अच्छा 200 में भी और कुछ पॉइंट्स है, क्या है मुझे बताएंगे प्लीज? सर इट इज 200 पर कैटेगरी, इट इज 200 पर कैटेगरी, ठीक है? पे अटेंशन प्लीज। सबसे पहले इसको हाईलाइट करेंगे आप, सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस को। इसका मतलब क्या होता है? कंपनी खुद सिलेक्ट करेगा। इट इज नॉट कि अगर तुमको चाहिए तुमने रिक्वेस्ट किया, नो, द कंपनी विल सेलेक्ट, दिस इज वन। सेकंड, जैसे आपने बोला कितना आंसर है उसका, उसके आगे क्या लिखा है? फाइनेंशियल ईयर एंड डैश आइडेंटिफाइड बाय द व्हाट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है? आफ्टर पासिंग एसआर, एक एक वर्ड करेंगे, कुछ भी अपने को मिस आउट करना नहीं है। आपने पास एक ही चीज करना है, वो यही करना है और कुछ नहीं करना है अपने पास, इसको ही इन ऑन करो। सर 200 इन अ फाइनेंशियल ईयर, ये जो जितने भी लोग रहेंगे वो कौन सिलेक्ट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे आफ्टर पासिंग वर्ड। हाँ, तो भाई साहब जब भी एसआर पास होता है उसके पहले ऑलरेडी क्या पास किया उन लोगों ने? बोर्ड रेजोल्यूशन। नहीं भाई, भाई आराम से। ओ आर एस आर इज और कभी वो एकदम पास नहीं होते, बट ओ आर या एस आर के पहले क्या पास होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स हैव टू बी ऑन सेम पेज, और फिर क्या पास होगा आपका? एस आर पास होगा, ठीक है? पे अटेंशन प्लीज। इन लोग को बोला जाता है आइडेंटिफाइड पर्सन। 200 है, 200 के काउंटिंग में किसको गिनेंगे नहीं आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में। सबसे पहले कौन है वो? क्यू आई बी, फुल फॉर्म क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। सी, वी ऑल पीपल, ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड एज रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। अपने को क्या बोलते हैं? रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। एंड व्हेन अ म्यूचुअल फंड कम्स इन फॉर एग्जांपल, और बैंक कम्स इन, उसको अपन क्या बोलेंगे? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इट इज नॉट इंडिविजुअल। सो इनको क्या किया इन लोगों ने भाई साहब? एक्सक्लूड किया, सिर्फ दो ही कैटेगरी को एक्सक्लूड किया है। सेकंड कौन है? सर एम्प्लॉइज को एक्सक्लूड किया है। कौन से वाले? बीइंग ऑफर्ड सिक्योरिटीज अंडर स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अंडर सेक्शन व्हाट? 62 करेंगे आप। 62 में, इसमें नहीं है वो। 62 किसके रिलेट करता है? राइट शेयर्स, राइट का पूरा है 62 1 ए बी सी। उसमें इसॉप किस में आता है? तो सी रिमेंबर वन थिंग, अगर एक कंपनी इसॉप दे रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? सर शेयर ही अलॉट कर रहा है वो भी किसको अलॉट कर रहा है? सर उनके मेंबर्स को कर रहा है, एम्प्लॉइज को कर रहा है। तो भाई साहब दैट इज डेल्ट इन व्हाट सेक्शन? 62। यहां से उसको क्या किया उन लोगों ने? निकाला है। एक बार वापस, प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42, लेटर कौन सा है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर 200 इन अ फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद सिलेक्टेड बाय द बोर्ड आफ्टर पासिंग एसआर। एक्सक्लूडेड कौन है? यूआईबीज और कौन? पूरा लाइन आराम से बताएंगे मुझे। एम्प्लॉइज विच आर काउंटेड अंडर एसओ, ठीक है? चलो नेक्स्ट। और क्यूआईबी का फुल ये क्या बताया था मैंने? एग्जांपल म्यूचुअल फंड, बिग पीपल, ठीक है? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको जस्ट अभी कहा, जो क्वेश्चन में इसके ऊपर ही नीचे क्वेश्चन है। The restriction would be reckoned individually for each kind of security. That is what? इक्विटी के लिए 200, प्रेफरेंस के लिए 200, डिबेंचर के लिए 200। इसके ऊपर ही शायद से आपको याद रहेगा, आपने इसके ऊपर एक क्वेश्चन किया था जो आपके ही मॉड्यूल में है। याद है क्या? अगर नहीं याद तो करेंगे अपन, बट रिमेंबर इट इज द लिमिट ऑफ पर कैटेगरी, ठीक है? चलो, non-banking financial companies which are registered with the RBI or housing finance company which are registered with National Housing Bank, if they are complying with any regulations made by the RBI or National Housing to be issued on private placement, they need not comply with what? Rule 14. Very very important, stick note लगा वहां पे, ऐसे ही पॉइंटर आईसीआई पकड़ने वाला है। सर इसका मतलब क्या है लास्ट वाले पॉइंट का? अभी तक सिर्फ दो ही चीज एक्सक्लूड किए थे तुमने, सबसे पहले क्यूआईबी वाले को और दूसरा ईसॉप वाले को। तो ये क्या बात कर रहे हैं अभी? अरे भाई साहब, जो एनबीएफसीज है वो किसके अंडर रजिस्टर्ड है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंप्लायंसेस अलग है। तो ये लोग क्या बात कर रहे हैं? एनबीएफसी बीइंग अ कंपनी है, उसको ये फॉलो नहीं करना पड़ेगा क्या? इवन इफ इट इशू शेयर्स ऑन व्हाट बेसिस? प्राइवेट प्लेसमेंट। तो भाई साहब सुनो, अगर वो एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन डालते एंड द क्वेश्चन स्टार्ट्स विद व्हिच लाइन? एनबीएफसी, और लास्ट में आते आते वो प्राइवेट प्लेसमेंट का क्वेश्चन बन गया, आपका एक ही लाइन का आंसर है क्या? These provisions are not applicable to एनबीएफसी। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट, पे अटेंशन प्लीज। चलो एक और एक बात, अगर 200 के ऊपर तुमने कुछ अलॉट किया उसको क्या बोलेंगे अपन? अगर 200 के ऊपर आपने अलाउ किया उसको क्या बोलेंगे अपन? तो अगर 200 के ऊपर जाता है तो वो पब्लिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पब्लिक। तो इट विल बी डीम टू बी विच ऑफर? पब्लिक ऑफर। और आपको प्रोस्पेक्टस के सभी प्रोविजंस कंप्लाई करने पड़ेंगे। वो भी आपको पूछ सकते हैं कि कंपनी ने गलती से क्या कर दिया, 200 के ऊपर क्या किया,
अलॉट किया, सो कैन इट बी टर्म्ड अंडर पब्लिक ऑफर? द आंसर विल बी यस। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये तुमने किया ऑलरेडी। रूल 14 requires prior approval of the shareholders of the company by what, मुझे बताएंगे, SR for each of private placement offer। बहुत सिंपल बात है, भले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हाँ बोल दिया है, बट सबसे पहले परमिशन प्राइवेट प्लेसमेंट का इशू करने के लिए किससे आना चाहिए? मेंबर्स से। दैट इज वाई ऊपर क्या लिखा था? आफ्टर पासिंग SR। अरे भले तुमने बोर्ड रिजोल्यूशन में फिक्स कर दिया कि चलो इस साल अपन क्या करते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट अनाउंस करते हैं, बट इतना काफी नहीं है, आपको किससे परमिशन लेके आना पड़ेगा? मेंबर्स से। ठीक है, ध्यान देंगे प्लीज। जब आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको मीटिंग कॉल अप करना पड़ेगा, और मीटिंग के लिए आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। उस नोटिस में आपको ये डालना पड़ेगा क्या? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, बिकॉज स्पेशल रिजोल्यूशन बोला है उन लोगों ने। जब भी स्पेशल रिजोल्यूशन आता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट विल कम इनटू पिक्चर। सर क्या एक्सप्लेन करेंगे इसमें, जो बताएंगे आप? अगर याद भी नहीं आया तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या है सर, हम सबसे पहले उनको ये बताएंगे कि भाई साहब आपसे परमिशन मांग रहे हैं, बट सबसे पहले हमने क्या पास किया है? बीआर तो पास किया हमने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल देम यू हैव ऑलरेडी पास्ड बीआर। नेक्स्ट, कौन से सिक्योरिटीज आप ऑफर करने वाले हो? गाना बजा रहा है क्या? कौन है? क्या बात कर रहे हैं? अब एक काम कर, सीधा जाओ इसको। चलो, he was only playing, he was only playing, he showed the video, दिलजीत दोसांझ। ए क्या वो एड शेरन है। आ जाओ यहाँ पे। अच्छा, लो फोटो मत यार। हाँ, फिर अब उसको क्या एक्सप्लेन करेंगे कि भैया कौन से सिक्योरिटी अलॉट करने वाले, और वो भी कौन से प्राइस के ऊपर। उसके बाद हम इस प्राइस का जस्टिफिकेशन भी देंगे, कहना पड़ेगा ना कुछ उनको, वैल्यूएशन कैसे किया है, किसने किया है, नेम एंड एड्रेस ऑफ व्हाट द वैल्यू हु हैज परफॉर्म, कोई भी रह सकता है, योर पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी। उसके बाद अमाउंट विच द कंपनी इंटेंड्स टू रेज, कितना पैसा आप उठाना चाहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट इस ऑफर से। और लास्ट में अगर आपको लगता है कुछ टर्म्स मटेरियल है, आपको बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सपोज टाइम शेड्यूल, पर्पस, ऑब्जेक्ट, कंट्रीब्यूशन भी मेड बाय प्रमोटर, ये सब कुछ आप उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कहाँ पे? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। तो आपको एक सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्लीज टेल अस द कंटेंट्स ऑफ डैश व्हाट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। झुंड का एक मेंबर अंदर आया उनका। चला चला पुढे। बोर्ड रिजोल्यूशन अंडर सेक्शन 179 shall be adequate in case of offer of invitation for non-convertible debenture। Pay attention please, एक एक पॉइंट छोड़ना नहीं है। Where the proposed amount to be raised does not exceed dash what 181C। What is 181C? Anyone? What is 181C? PSC plus FR plus SP, top left of the balance sheet। PSC plus FR plus SP, पूरा पैराग्राफ करना है। एक बार मैंने सिर्फ आपको यही एक्सप्लेन किया कि 181C का मतलब क्या है, मैं आपको बाकी एक्सप्लेन नहीं किया कुछ। But if the amount is above the limit, it shall be sufficient the company passes the previous SR only once a year for all the offers and invitation for such debentures during the year। बहुत कड़क पैराग्राफ है, पूछ सकते हैं, because many students will ignore this। क्या लिखा है उन लोगों ने? सर अभी तक जितना पढ़ा हमने, उसमें उन्होंने दो चीज कंपलसरी बोला था, सबसे पहले बीआर पास करो, उसके बाद क्या पास करो? एसआर। बट इस पैराग्राफ में एक्सेप्शन बोला है। क्या एक्सेप्शन है? बीआर से भी काम चल जाएगा, एसआर पास करने का जरूरत नहीं है। बट व्हेन if the amount is not more than 181C, म्हणजेच काय? PSC, FR और SP, and this is only applicable to NCDs, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। मतलब आपको दो चीज आंख खोल के देखना पड़ेगा उसमें। अगर वो क्वेश्चन डालते हैं, वो वहां पे भी घुमा सकते हैं आपको। क्या घुमाएंगे आपको? कि प्लीज टेल अस एक्सेप्शन, कि व्हेन एसआर इज नॉट नीडेड, तो आपका आंसर क्या रहेगा कि यार इफ द अमाउंट डज नॉट एक्सीड व्हाट PSC, FR और SP, but it should be in relation to dash non convertible debentures only। very very important। अच्छा सर एक मिनट, अगर मेरा लिमिट उसके ऊपर जाता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे एसआर पास करना पड़ेगा, बट इट इज सफिशिएंट कि आप कब पास करेंगे? साल में एक बार किया तो भी चलेगा। Even for issue of securities to QIBs
इट शैल बी सफिशिएंट टू पास अ प्रीवियस एसआर ओनली व्हाट वंस इन अ ईयर। उन्होंने एसआर का सिर्फ कितना बोला है, एक ही पास करेंगे बस। लक्ष्य दिया प्लीज। कॉपी ऑफ रिजोल्यूशंस पास्ड अबव शैल बी मूव टू द आरओसी प्रायर टू इश्यू ऑफ व्हाट, बराबर है ना। अरे पैसा मांगने से पहले कि जितने भी रिजोल्यूशन है पहले किसके पास जाने चाहिए, आरओसी के पास। जब आरओसी हाँ बोलेगा तब आप क्या कर सकते हो, उनका एप्लीकेशन लेटर भेज सकते हैं। पे अटेंशन प्लीज एवरीवन, खतरनाक खतरनाक पॉइंट है ये, वो याद रहेगा। तो ये अमेंडमेंट था नया वाला, ठीक है। द प्रोविजो स्टेट्स दैट द कंपनी मेक्स एन ऑफर, याद है क्या आपको ये अमेंडमेंट। गुड मॉर्निंग, लक्ष्य दे सकें प्लीज, लक्ष्य प्लीज। When a company makes an offer invitation to subscribe to securities, no offer invitation of any security shall be made to a dash what, मतलब आप बॉडी कॉर्पोरेट को इशू कर नहीं सकते। तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, कंपनी को, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड इन और अ नेशनल ऑफ अ कंट्री विच शेयर्स अ डैश डैश डैश, उसको ऐसे बड़ा 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 हाईलाइट करो, लैंड बॉर्डर विद इंडिया अनलेस सच कंपनी और द नेशनल एज अ केस हैव ऑब्टेन गवर्नमेंट अप्रूवल अंडर फेमा। सर इंडिया का लैंड बॉर्डर किसके साथ है, इंडिया का लैंड बॉर्डर शेयरिंग किसके साथ है, इंडिया का लैंड बॉर्डर शेयरिंग किसके साथ है, इंडिया का लैंड बॉर्डर शेयरिंग किस है, वो कंट्रीज को लर्न करो सबसे पहले, स्कूल का जनरल नॉलेज क्वेश्चन है वो। चाइना, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। अच्छा, कैन अ कंपनी इन इंडिया गो फॉर अलॉटमेंट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट टू दीज कंट्रीज नेशनल स्टेइंग ओवर हियर, नो। कर सकते हैं क्या, वो सवाल है। कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा उनको, previous approval of government under what rules, FEMA rules. This means that the company will now have to obtain the government approval under what, FEMA rules before inviting substitute to what, securities or offering securities to any entity from a country that shares a land border with what। अगर एक ऐसा एंटिटी है जो इंडिया में ही है बट उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है और उसको चाहिए अपने शेयर्स बिकॉज ही इज अ मेंबर ओवर हियर, हम उसको दे नहीं सकते अगर वो लैंड बॉर्डर के केस में आ रहा है। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या चालू है, जरा पता है इसका प्रोविजन क्या है ये। एमजी हेक्टर, एमजी मॉरिस गैरेजेस इज अ चाइनीज कंपनी, लेट अस से, ठीक है। द पॉइंट इज व्हाट नाउ, मॉरिस गैरेजेस अपने में ऑलरेडी मेंबर है, लाइक दे हैव टेकन वन शेयर। तो यू टेल मी कैन अ कंपनी बी अ मेंबर इन आवर कंपनी, यस बॉडी कॉर्पोरेट है। अभी मेरी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर अनाउंस करती है तो मुझे उसको सेलेक्ट करना है, किसको, एमजी को, मैं नहीं कर सकता। एमजी कहाँ से बिलोंग करता है, चाइना से, उसका नेशनलिटी क्या है, चाइना है। अगर मुझे एमजी को प्राइवेट प्लेसमेंट करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो भी कौन से प्रोविजंस में, फेमा में। ये नया वाला क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं, 100% टॉप पे रहेगा ये क्वेश्चन, इसको ऑनलाइन करेंगे आप प्लीज। लैंड लैंड बॉर्डर इज इम्पॉर्टंट। वाटलं सर मी तर काय म्हणते माहितीये का, तर तुम्ही माझं ऐकलं तर एक चिट्ठी काढा और उसमें लिखो कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट मुझे बाद में पढ़ना है, पॉइंट लिखो, लैंड बॉर्डर का पॉइंट लिखो, पॉइंट ली रुचि काढ, चल लवकर, असं हो म्हणते ती, कर 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 पट, एक चिट्ठी काढा, एक चिट्ठी काढ लवकर, चला मानसी लवकर काढ, चल फास्ट 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 कम ऑन। अगर एक चॅप्टर करना है तो उसको पीएचडी करना है उसमें तुमको, आज रात्री झोपेत पण तेच यायला पाहिजे। हाँ ये कुछ बड़बड़ रहा था लैंड बॉर्डर, क्या हो गया, लगा उसको ऊपर, क्या करना है। चलो चैप्टर 3 डालेंगे, और जितने भी तुमको लगता है अभी तक में पॉइंट्स अब ये कुछ अलग पॉइंट है, ये करना पड़ेगा मुझे, स्टार्टिंग से लिख सकते हैं आप, आई गेट फॉर 5 मिनट्स इफ यू वांट, बट कीप अप द स्पीड, वैसे ही आपको रखना है, मेंटेन रखना है स्पीड। अच्छा लिखा आपने, तो यही लिखा रहेगा तुमने अभी, लैंड बॉर्डर एक्सेप्शन लिखा, और ये लिखा क्या, ये वाला पॉइंट एनसीडी वाला लिखा, एनसीडी वाला लिखा, लैंड बॉर्डर एक्सेप्शन ऑफ एनसीडी कुठे है, लिख वहां पे, तो रात तक भूल जाएगी 100%। मेकअप बहुत दूर है वो में, रात को तो भूल जाएगी मैंने क्या लिखा है। चला पट 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 सगळे संपवायचे रे। एप्लीकेबल एप्लीकेशन फॉर्म किसका बात कर रहे हैं अभी वो,
प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर का बात कर रहे हैं, इशूड इन फॉर्म नंबर डैश, फॉर्म नंबर लर्न करेंगे मेरे साथ, क्या है वो, PAS4। कौन सा ये PAS4, क्या है इसका मतलब, हाँ, प्रोस्पेक्टस एंड ऑर्बिट ऑफ सिक्योरिटीज। पर PAS4 कौन सा फॉर्म नंबर है, ये किसका है वो, किसका फॉर्म नंबर है, कौन सा इशू का, अरे वो इसका है, इसका, जब अपन देंगे ना मेंबर्स को वो लेटर, उसका है वो, ठीक है। सीरियल नंबर होना चाहिए, एड्रेस स्पेसिफिक होना चाहिए, आप उसको पोस्ट से भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ये पूछ सकते हैं क्या, सेंड विद इन हाउ मेनी डेज, 30 डेज ऑफ रिकॉर्डिंग द नेम ऑफ सच पर्सन पर्सुएंट टू सेक्शन 42। जब आप उसका नाम सिलेक्ट करेंगे, जब बोर्ड सिलेक्ट करेगा, जब SR पास होगा, उसके बाद 30 दिन के अंदर उसके घर पे वो लेटर जाना चाहिए, PAS4, भाई भर के दे दे वापस हमको। तो इसमें इस पूरे पैराग्राफ में दो चीज आपको लर्न करना है, एक एक क्या है, PAS4 वो इंपॉर्टेंट है, एंड सेकंड क्या है, 30 डेज फ्रॉम वेयर उसका सिलेक्शन जब होगा तब, समझ लो। एक क्वेश्चन, जितना मैक्सिमम तुम सोच सकते हो उतना, तुम्हारा पूरा ध्यान इसमें चाहिए आज। सर कंपनी ने अजरा को सिलेक्ट किया, अजरा वॉज नॉट इंटरेस्टेड, अजरा ने रुचि को फोन किया कि रुचि एक काम कर प्लीज, मुझे प्राइवेट लेटर आ रही हुआ है, आई एम रिनाउंसिंग इट टू यू, चलेगा क्या, आई एम रिनाउंसिंग इट टू यू। सर प्राइवेट प्लेसमेंट रिनाउंस नहीं हो सकते, तो रिनाउंस क्या हो सकता है फिर, क्या हो सकता है, राइट चेस। जब राइट चेस करेंगे सेक्शन 62 में, उसमें तीन ऑप्शन आते हैं, क्या, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, और क्या आता है, रिनाउंस। पटपट लक्ष्य सेकंड, फुल कॉन्सेंट्रेशन नहीं करा, तो इसमें आपको क्या और फंसा सकते हैं वो, कैन प्राइवेट प्लेसमेंट लेटर बी रिनाउंस, का आंसर इज व्हाट, नो। क्या लिखा है देखो, नो पर्सन अदर देन द पर्सन जिसको एड्रेस हुआ है, सिर्फ वही क्या कर सकता है भाई साहब, सिलेक्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है वो, ठीक है। मेंटेनिंग कंप्लीट रिकॉर्ड, अच्छा चलो बताएंगे मुझे अभी तक क्या क्या किया तुमने, एवरीबडी लिसन लिसन, क्या क्या किया, फिर स्टार्ट विद सेक्शन नंबर व्हाट, 42, स्टार्टिंग से बताएंगे मुझे, व्हाट इज 42, व्हाट इज 42, प्राइवेट प्लेसमेंट, जल्दी बताएंगे मुझे, नंबर ऑफ पीपल सिलेक्टेड 200 इन अ फाइनेंशियल ईयर इन एग्रीगेट फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटी, इक्विटी का अलग, डिबेंचर का अलग, और प्रेफरेंस का अलग। सिलेक्शन कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, सबसे पहले उनको क्या पास करना पड़ेगा, बोर्ड रिजोल्यूशन, उसके बाद क्या होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन। सर जब भी स्पेशल रिजोल्यूशन का बात आता है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, आपको मेंबर्स को कन्विंस करना पड़ेगा। सो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जल्दी बताओ, सबसे पहले क्या था कंटेंट, BR का डेट, BR का पास हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन से टाइप ऑफ सिक्योरिटीज आप इश्यू करना चाहते हैं, उसके बाद प्राइस क्या है, प्राइस वैल्यू किसने की है, उसके बाद, हाँ क्या है, नेम हो गया, वैल्यू, और मैं गया पूछ के आ गया मैं, लास्ट में क्या है, अमाउंट, और लास्ट में मटेरियल टर्म्स, ठीक है, ध्यान देंगे प्लीज। उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर का फॉर्म नंबर क्या है, PAS4, कब जाना चाहिए उस मेंबर को, 30 डेज फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द सिलेक्शन। 200 के काउंटी में किसको एक्सक्लूड करेंगे, QIBs और एम्प्लॉइज अंडर इसॉप, इंपॉर्टेंट है वो, उसके बाद और एक एक्सेप्शन देखा अपन ने, क्या, सर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का फंडा क्या, जल्दी बताएंगे। सर अगर एक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के अलॉटमेंट में कौन सा सिक्योरिटी इश्यू कर रही है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, तो उसके रूल अलग है, क्या रूल है, सर उसके लिए BR से भी काम चल जाएगा, बट अगर वो अमाउंट किससे ऊपर जा रहा है, 181C, PSC FR और SP से, देन ओनली यू विल गो फॉर व्हाट, SR, नहीं तो BR से भी काम चल जाएगा। इसके बाद अपन ने और एक बड़ा एक्सेप्शन देखा, किसका, NBFC कंपनीज का, NBFC कंपनी जो किसके अंडर रजिस्टर्ड है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें और एक नाम था, नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। इन लोग को, इन दोनों कंपनीज को क्या फॉलो करना जरूरी नहीं है, प्राइवेट प्लेसमेंट के प्रोविजंस। तो मैंने आपको वही बोला, अगर वो क्वेश्चन शुरू ही होता है किससे, नेशनल हाउसिंग फाइनेंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, चला हे लागत नहीं, सेक्शन नंबर 42 यहां तक अभी हुआ, इसके आगे हम कर रहे, सब लोग ध्यान देंगे प्लीज। मेंटरिंग व्हाट रिकॉर्ड, कंप्लीट रिकॉर्ड, इट इज नथिंग बट योर रजिस्टर। पण रजिस्टर का भी भाई साहब फॉर्मॅट आहे, यहाँ पे क्या है, PS5, आजचे तुम्हाला फॉर्म लिहायचे आहेत, लिहा तिथे चिठ्ठ्यांवर, PS4, PS5, द मोमेंट यू वॉक आउट ऑफ दिस क्लास टुडे, तुमको चैप्टर 3 इन एंड आउट आना चाहिए, इन एंड आउट बोल रहा हूँ मैं, फॉर्म नंबर डेज काही डाउटच नको डोक्यात, यू हैव टू वॉक आउट कॉन्फिडेंस ऑफ चैप्टर 3, और चैप्टर 3 गिरताही आहे पेपर में। चला ह्याच्या पुढे काय,
Subscription money shall be paid either by check, DD, or what? Any banking channel. Word. What? Not by cash. Even this can be a very tricky question in the examination. वो आपको ऐसा बड़े क्वेश्चन बीच में घुसाएंगे क्या कि एक बंदे ने कैश में पेमेंट किया है प्राइवेट प्लेसमेंट का, नहीं चलेगा, अलाउड नहीं है. तो टाकून द्या चिठ्ठीवर लिहा देतं कॅश इज नॉट अलाउड. लिहि लवकर चिठ्ठ्यावर लिहा लवकर. एवढंच तर करायचं आपल्याला आज भाई. तुम्हाला जेवढे पॉइंट्स काढता येतील तेवढे काढा. मी परत सांगायला लागलोय. माइन्यूट पॉइंट्स है, यही आपको मदद करेंगे. आजकल आईसीएस कुछ भी पूछ रहा है. नेक्स्ट, the payment shall be made from the bank account of the person subscribing to such securities, and the company shall keep the record of the bank account where from where such payment for subscription has been received. वो जिस खाते से पैसा ये कर रहा है उस खाते का टोटल डिटेल्स कौन मेंटेन करेगा? कंपनी. नेक्स्ट, the first proviso also provides that in case of joint holders, monies payable on subscription security shall be paid from the bank account of person whose name appears what? First in the application. अभया और रुचि जॉइंट होल्डर्स हैं, तो जिसका नाम पहले है उसका ही अमाउंट डेबिट किया जाएगा, उसके ही खाते से. कंपनी शैल नॉट यूटिलाइज द मनी रेज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट. अलॉटमेंट इज मेड, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज फाइल्ड विद आरओसी इन अकॉर्डन्स विथ. काय म्हणतात की बेसिकली जोपर्यंत तुम्ही अलॉट करत नाही तोपर्यंत तुम्ही पैसे काय करू शकत नाही, यूज करू शकत नाही. लाइन वापस पढ़ रहा हूं मैं. कंपनी शैल नॉट यूटिलाइज द मनी रेज थ्रू व्हाट? प्राइवेट प्लेसमेंट अनलेस अलॉटमेंट इज मेड एंड रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज फाइल. बहुत ही तगड़ा पॉइंट है. आपसे कंपनी ने पैसा लिया, कौन सा पैसा लिया? एप्लीकेशन का. 10 रुपए लिया, एग्जांपल दे रहा हूं मैं. 50 रुपए का शेयर है, 40 रुपए आप बाद में पे करने वाले. आई कैन नॉट स्टार्ट यूजिंग द 10 रुपीज अनलेस एंड अंटिल आफ्टर टू थिंग्स. व्हाट टू थिंग्स? मुझे आपको शेयर अलॉट करना पड़ेगा. एंड है और नहीं है बीच में. एंड क्या है? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ेगा, जो ऊपर के सेक्शंस में करेंगे. आप समझ में आ रहा है आपको? अभी तक भाई साहब अपन ने 2 ही फॉर्म्स किए, PAS4 और PAS5. आप मुझे बताएंगे PAS4 क्या था? PAS4 किसका फॉर्मेट है? पूरा नाम बताएंगे. प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर का फॉर्मेट है. और PS5 क्या है? कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट रजिस्टर हो गई. ठीक है, चलो लक्ष्य दे. नेक्स्ट, no fresh offer under section shall be made unless allotment with respect have been completed or that offer has been withdrawn or abandoned. बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है. अगर आपको थोड़ा फॉर भी याद रहेगा, फ्लैशबैक में यही क्वेश्चन में सब कुछ पूछा था उन लोगों ने. तुम नया प्राइवेट प्लेसमेंट निकाल नहीं सकते अगर पहला वाला क्या नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है. बट सिर्फ कंप्लीशन का पॉइंट नहीं है, उसमें 3 ऑप्शन दिए उन लोगों ने. एक तो कंप्लीट, या दूसरा क्या लिखा है? विड्रॉ किया उन लोगों ने, या क्या कर दिया? एबेंडन स्क्रैप ही कर दिया उन लोगों ने. देन ओनली यू कैन गो फॉर व्हाट? अ फ्रेश प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर. A fresh private placement offer. चलो, I hope this you have understood. बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है ये. तुमने शायद से नॉर्मल लेक्चर में एक टाइमलाइन ड्रॉ किया था, ऐसा अपने 2 का ड्रॉ किया था, ऊपर का भी और ये वाला. क्या है? A company making an offer under this section shall allot its security in how many days? 60 days from the date of receipt of what? Application. If the company fails to make allotment within 60 days, the repayment of the application money shall be made in how many days? 15. ये 15 का पॉइंट कॉमन है, कॉमन ऊपर ही वही आने वाला है अलॉटमेंट में. ठीक है. इफ द कंपनी fails to repay the application money within 60 days, it shall liable to repay the money with what? How much? 12% from the expiry of what? 60th day. पूरा का पूरा दिमाग में डालेंगे हम. चला, फर्स्ट प्राइवेट प्लेसमेंट का 60, 15 और डैश क्या? 12%. सर 60 दिन का मतलब क्या, पहले वो बताएंगे आप मुझे. 60 दिन का मतलब क्या है, जल्दी बताएंगे प्लीज. एप्लीकेशन मनी आने के बाद, एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद 60 दिन के अंदर आपके हाथ में क्या आना चाहिए? अलॉटमेंट. कंपलसरी अलॉट होना चाहिए. उसके बाद क्या लिखा बताएंगे मुझे. अगर कंपनी अलॉट नहीं करता 60 दिन के अंदर, तो उसके 60th डे के बाद 15 दिन के अंदर आपको आपका एप्लीकेशन का पैसा रिफंड होना चाहिए. 15 डेज में. 15 डेज इज द रिफंड का डेज. नेक्स्ट क्या लिखा है? फर्स्ट इंटरेस्ट का फटका कहां से लग रहा है? इट इज नॉट 15 डे के ऊपर है, इट इज 60th डे के बाद. टेक्निकली वैसा देखा जाए तो 15 डेज के बाद बैठना चाहिए आपको फटका. तो क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आपने गलती की है. 60th डे से ही आपको क्या करना पड़ेगा? 12% पर एनम, जितना डे से इंटू करो और उसको आपको पे करना पड़ेगा. सो इट इज 60, 59, 12. 60, 59, 12.
लक्ष्य दे प्लीज। चला चला, आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में ये रखना पड़ेगा, यू कैन नॉट कीप इट इन योर ओन अकाउंट, बहुत सिंपल है वो। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं वो, आप भाई साहब सुनो, इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए यू कैन नॉट यूज एनी डैश। एडवर्टीजमेंट एजेंसी, आप पीआर मीडिया मीडिया कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज भाई साहब आप पब्लिक को टारगेट ही नहीं कर रहे। अगर गलती से भी तुमने एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल किया तो सुनो, क्वेश्चन में ऐसा मत लिखो कि नहीं प्राइवेट, नहीं भाई, वो पब्लिक ऑफर माना जाएगा। फिर अगर पब्लिक ऑफर माना जाएगा तो तुमको प्रोस्पेक्टस के प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे फिर तुमको। चला चला लवकर, सबसे बाप पॉइंट आपकी स्क्रीन के सामने क्या लिखा है वो, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। इट इज नॉट रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, पैसा वापस देना नहीं है, वो दिमाग में डालो पहले। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का मतलब क्या है, तुमको फाइल करना पड़ेगा रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। ओके, कौन सा है रिटर्न फॉर्मेट, PAS3 कॉमन है, ऊपर भी कॉमन वही है। तो अभी तक आज के लेक्चर में तुमने 3 फॉर्म देखे, PAS3, PAS4 एंड PAS5। PAS3 स्टैंड्स फॉर डैश, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के सभी डिटेल्स आपको सरकार को देने पड़ेंगे, ROC को। चला लवकर सर, ये कब करना पड़ेगा, ये सीधी सी बात है ना, अगर मुझे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ही फाइल करना है तो सबसे पहले मुझे अलॉटमेंट तो करना पड़ेगा। अलॉटमेंट के बाद ही मैं क्या कर सकता हूँ, रिटर्न फाइल कर सकता हूँ। तो वो दिमाग में रखो। कैन यू प्लीज टेल मी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कब फाइल करना पड़ेगा, क्या कब फाइल करना पड़ेगा, विद इन हाउ मेनी डेज, फ्रॉम द डेट ऑफ व्हाट। समझ में आ रहा है, जब मैं अलॉट करूंगा वहां से 15 दिन के अंदर मेरा क्या जाएगा, PAS3 जाएगा। लक्ष्य दिया सर, इसके क्या कंटेंट्स होते हैं, बहुत सिंपल है, वे जिसको अलॉट किया है उसका KYC चाहिए यहाँ पे, नेम्स, क्लास ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड, डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड, इतना सब कुछ उसमें चाहिए। नेक्स्ट, डिफॉल्ट इन फाइलिंग डैश व्हाट, PAS3 पूछ सकते क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो द डिफॉल्ट इन फाइलिंग रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, इट्स प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 1000 रुपीज फॉर ईच डे ड्यूरिंग डिफॉल्ट कंटिन्यूस बट नॉट एक्सीडिंग हाउ मच, 25 लाख रुपीज। मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट पेनल्टी है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेनल्टी इन दिस चैप्टर। किसका बात करें मुझे बताएंगे वापस, ये कौन सा पेनल्टी है। अगर आपने PAS3 फाइल नहीं किया तो फिर मेरे पास देखो और मुझे ये बताओ कि PAS3 का ड्यू डेट क्या है, 15 डेज आफ्टर द अलॉटमेंट। अगर नहीं किया तो किसको किसको पकड़ेंगे, नीट वाचून सांगा मला, आराम से फुल कॉन्सेंट्रेशन लगाओ, मुझे बताओ कि किस किस को पकड़ेंगे। सर क्या लिखा है, कंपनी कॉमा प्रमोटर्स डायरेक्टर्स आर लायबल, समझ में आ रहा है आपको। और परत सांगा लागलोय 5 मिनिट तर जाऊ द्या की पेनल्टी लिहा तिथं, कितना लिखा उन लोगों ने, तुम जितना दिन डिले करेंगे 15 डेज के बाद, एक एक दिन का 1000 रुपए लगेगा। और वो कब कहां तक खींच सकते हैं, 25 लाख रुपए तक। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेनल्टीज। दिस इज, यहाँ पे आपका खत्म हो गया क्या, प्राइवेट पेशंट माझ्या अंदाजानं काय सोडलं नाही आपण। और मेरे हिसाब से आपको भी कौन सा दुनिया भर का कौन सा भी क्वेश्चन पूछने दो किसमें, प्राइवेट पेशंट में, मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए, सिंपल। चलो आई होप यू आर ओके विथ दिस नाउ, एक नंबर। चला नंतर पण रिवाइज करू आपण, पण माझ्या मते झाले रिवाइज तुमचं, सगळंच केले आपण, काय सोडलं नाही ह्याच्यात। चला आता कुठे जायचं आपण, कुठे जायचे, अलॉटमेंट के ऊपर, लास्ट में करेंगे प्रोस्पेक्टस। पे अटेंशन, कम टू सेक्शन नंबर 39, 42 की है अभी सिर्फ अपन ने, 42 की है। चला लक्ष्य सेकंड प्लीज एवरीवन पे अटेंशन, सेक्शन नंबर क्या है, सेक्शन नंबर क्या है, 39, 39 लास्ट ला का चैप्टर रिवाइज करो, पण तुमच्याकडनं इनपुट पाहिजेत मला। अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, अलॉटमेंट के बारे में। एक बार प्राइवेट प्लेसमेंट से बाहर आ जाओ, प्राइवेट प्लेसमेंट का अपने टाइमलाइन बताएंगे वापस, क्या था टाइमलाइन, 60, 15 और 12, ठीक है। क्या क्या फॉर्म तब तक पकड़े अपन ने, PAS3, PAS4 एंड PAS5। PAS3 कॉमन है, यहाँ पे वही आने वाला है, ठीक है। चलो नाउ, अच्छा अलॉटमेंट में सबसे पहले क्या मैं यहाँ पे प्रोस्पेक्टस वर्ड यूज कर सकता हूँ क्या, यस सर यूज कर सकते हैं अपन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ कंपनीज एक्ट, अदर कैन डू इट, कम ऑन, कितना, काठी काठी को काठी कोपरा जाएगा नहीं है, तो क्या है लिखा है सामने, अरे जितना तुमने स्टेट किया प्रोस्पेक्टस में उतना ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। एज पर सेबी इट इज व्हाट, 90%।
चला चला, जे लिहिले बघा, सेविंग के हिसाब से कितना है 90%। पे अटेंशन प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू पे अटेंशन। अब ये किसका बात कर रहे हैं, आप जब उसका ब्रेकअप करते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, एप्लीकेशन का कितना पैसा होना चाहिए इनके हिसाब से, shall be less than 5% of what your face value or any other amount which is told by the SEBI। सर अभी अपन कंपनीज एक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का चालू है। अगर वो कंपनी लिस्टेड है तो उसको क्या फॉलो करना पड़ेगा, सेबी। कंपनी एक्ट ने एप्लीकेशन का कितना पैसा बोला है, 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू। बट सेबी ने कितना बोला है, सेबी ने कितना बोल रहा है, 25% ऑफ। हाँ, दोनों में फर्क है, ऊपर 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू है, बट सेबी बोलता है अगर तू लिस्टेड कंपनी है तो तेरा एप्लीकेशन का अमाउंट कितना होना चाहिए, 25% ऑफ द डैश व्हाट इश्यू प्राइस डोक्यात टाका। तुम्ही जर मॉड्यूल आतून बाहेर केलं कुठला, तुम्ही माझ्या पप्पानं पण काय सेट होते पेपर, मला वाटत नाही तुम्ही हे करू शकताय, पर मॉड्यूल छोड़ो मत, वापस बोल रहा हूं मैं, सभी क्वेश्चन इसमें से ही आने वाले हैं। स्पेशली जो ब्लू ब्लू बॉक्स है वो छोड़ो मत, उसको ब्लू बॉक्स को, ब्लू बॉक्स मध्ये स्टिकी क्वेश्चन आहेत सगळे। चला पुढे लक्ष द्या प्लीज। नेक्स्ट, consequence if minimum amount is not subscribed, if the minimum amount has not been subscribed and the sum payable on application is not received with a period of how many days, 30। मतलब प्रोस्पेक्टस मैंने इशू किया है, आई एम वेटिंग फॉर द व्हाट टू कम एप्लीकेशन, मैं 30 दिन तक रुकूंगा, 30 डेज तक अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मीट हुआ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप कितने डेज दिमाग में डालेंगे, 30, रिफंड कितने डेज में करना पड़ेगा, 15। अगर मैं रिफंड नहीं करता हूं तो मुझे कितना टक्का देना पड़ेगा, 15%। तो भाई साहब दो टाइमलाइन बने जो ऑलरेडी आपकी बुक में रेडी थे, 30, 15 और 15% पर एनम, ये नॉर्मल अलॉटमेंट एज पर सेक्शन 39 and as per section 42 what it is, 60, 15 and 12। one more thing, the interest starts from where, interest starts from where, end of 30th day, end of 30th day। चला चला लवकर, application money to be refunded shall be credited to where, only to that bank account where subscription has been। मतलब जिस अकाउंट से पैसा आया था उसी अकाउंट में वापस जाना चाहिए, बहुत बेसिक पॉइंट है, ठीक है। चला, rules are also confirming provisions regarding return of application money in case allotment is not done। तो वही सेम चीज है। now time limit for return allotment कितना है, अच्छा बाय द वे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का दोनों भी प्रोविजन में पी ए एस क्या है, सर 3 ही है। अच्छा नीचे क्या था ड्यू डेट बताओ, ड्यू डेट क्या है, 30 डेज ऑन डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो यहां से भी क्या लिखा है, वही लिखा है, तो सेम है। चलो नेक्स्ट, अटैचमेंट्स टू फॉर्म PS3। सर क्या क्या अटैच, टेबल का क्या करना पड़ेगा हमको, it lists the following particulars duly certified by signatory shall accompany a list of allottees, सीधी सी बात है, जिसको जिसको भेजा है, and number of security allotted to each of the allottees। ठीक है सर, यहाँ पे और भी कुछ लिखा है, एडिशनल अटैचमेंट्स। तो आईसीए को अगर पेपर डेंजर निकालना रहेगा, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेंगे वो। चलिए डिफरेंस है क्या दोनों में, इफ दे आर आस्किंग यू एडिशनल अटैचमेंट और मैं ये लिख के आया पेपर में, 0 मार्क्स मिलेगा मुझे। व्हाट इज एडिशनल अटैचमेंट, इन केस शेयर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कॅश। ह्याचा अर्थ काय आता, कॅश म्हणजे काय, मैंने कंपनी ने सामने से फर्नीचर परचेस किया, कैश नहीं दिया उसको, शेयर अलॉट किया उसको, क्या अलॉट किया उसको, शेयर्स, और वो भी हाँ बोला, ये यहाँ पे आएगा पूरा। तो उसको एडिशनल अटैचमेंट करने पड़ेंगे आपको पीएस में। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपका दोनों का कॉपी ऑफ डैश क्या, कॉन्ट्रैक्ट, और एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इफ रिलेटेड टू डैश व्हाट, प्रॉपर्टी, म्हणजे सेल डीड चा विचारता येते, सेल डीड एकदम भारी वाला पॉइंट है, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ। अटैचमेंट्स टू PS3 अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर नॉर्मली आने वाला है, लिस्ट ऑफ अलॉटीज और सेकंड का लिखा उन लोगों ने, एक एक को कितना कितना सिक्योरिटीज दी है। अगर एडिशनल अटैचमेंट पूछे, एडिशनल अटैचमेंट तभी पिक्चर में आएगा इफ द कंसीडरेशन इज अदर देन कैश, म्हणजे भले तुम्ही शेयर त्याला इश्यू केले, ठीक है। इस केस में आपको दो चीज निकालना पड़ेगा उसको, एक तो कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो तुम्हारे दोनों के बीच में रहेगा, और सेल डीड का कॉपी अगर प्रॉपर्टी का संबंधित है तो। चला 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 सर एक मिनट, इसमें और भी लिखा है कुछ, और एक अटैचमेंट आ रहा है यहाँ पे,
ये किसके केस में? इन केस शेयर इशूड इन पर्सनल सेक्शन व्हाट 62। सर व्हाट इज 62? वापस आ रहा है 62 अभी कि राइट चेस का बात कर रहे हैं। 62 में ESOP भी आता है, राइट चेस भी आता है। पे अटेंशन प्लीज। States that in case the shares have been issued in pursuance of clause C of section 62 by a company other than listed company, किसका बात कर रहे हैं? किसका बात कर रहे हैं? अनलिस्टेड कंपनी का बात कर रहे हैं। whose equity shares or convertible preference share listed on any recognized stock exchange, there shall be attached to PSC the valuation report of what registered valuer। तो अगर मुझे आपको ब्रेक डाउन करना है तीन अटैचमेंट PS3 के, एक नॉर्मल अटैचमेंट तो आपको पता है लिस्ट ऑफ अलॉटीज एंड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, सेकंड एडिशनल अटैचमेंट इन केस ऑफ व्हाट कंसेशन अदर देन कैश, दो कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल डीड, और तीसरा कौन सा अटैचमेंट है ये? अगर मैंने मेरे एम्प्लॉइज को शेयर्स दिए, कौन से एम्प्लॉइज को? सर ये ESOP वाले, उसको क्या करना पड़ेगा? अरे ESOP वाले को सबसे पहले मुझे बताओ, ESOP का जब शेयर बाहर जाता है तो फ्री में जाता है क्या? नहीं सर, बोनस शेयर से फ्री में जाते हैं, इसमें पैसा तुमको लेना पड़ेगा। अरे तो तू जिस बंदे ने वो वैल्यू किया है उसका हमको क्या चाहिए? वैल्यूएशन रिपोर्ट को स्टेपल करना पड़ेगा, किसको? वो PS3 को। तुम्ही तुझ्या चिठ्ठीमध्ये लिहा, तुम्ही काय लिहा चिठ्ठीमध्ये? तीन प्रकार के अटैचमेंट है, लिखो वहां पे, या 3 टाइप्स ऑफ अटैचमेंट टू PS3 1 2 एंड 3। जब आप रिवाइज करेंगे, अगर आप गलती से आज पढ़ाई को बैठे, आपने अगर पढ़ाई की आज तो वो करो पहले, एग्जाम के करते समय पण तीन अटैचमेंट तुम्हाला करायचे आहेत। पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट द कम इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट अंडर 3 और 4, इसका बात करें ऊपर वाले का, सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 3, मतलब अलॉटमेंट का बात करें, अगर ये इसमें डिफॉल्ट होता है कुछ तो कितना है पेनल्टी? 1000 फॉर एवरी डे एंड कितना है 1 लाख विच एवर इज लेस। सर क्या माती खा सकते हैं इसमें? सर कौन सा पनिशमेंट है ये? अरे तुमने एडिशनल अटैचमेंट की स्टेपल नहीं मारा, तुमने सिर्फ PS3 फाइल कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? ये उसका पनिशमेंट है। ऑनलाइन पीपल लक्ष द्या सगळ्यांनी प्लीज, सांगा लागले परत। ये था आपका सेक्शन 39। अभी सेक्शन नंबर क्या है? 40। बहुत पंचट है। अभी किसका बात कर रहे हैं? लिस्टेड कंपनी का बात कर रहे हैं, ठीक है। बिफोर मेकिंग एनी पब्लिक ऑफर एवरी कंपनी शैल मेक एन एप्लीकेशन टू व्हाट? सर अगर लिस्टेड कंपनी है तो सबसे पहले मुझे स्टॉक एक्सचेंज का क्या लेके आना पड़ेगा? परमिशन। उसके बिना कैसे अलॉट करूं मैं? तो वो लेके आओ सबसे पहले। उसके बाद प्रोस्पेक्टस में आपको मेंशन करना पड़ेगा क्या लोगों को कि भैया कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे हमारे शेयर्स लिस्टेड है, NSE है या BSE है। नेक्स्ट, आपको सेपरेट बैंक अकाउंट क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है ये। नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे प्लीज। बघा, अगर तुमने तुम्हारे आर्टिकल्स में ऐसे कुछ भी लिखा कि हम ये कंडीशंस फॉलो नहीं करेंगे, हम हमारे आर्टिकल्स फॉलो करेंगे, ये सभी क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। आपको ये फॉलो ही करना पड़ेगा सब कुछ। और अगर आपने डिफॉल्ट किया इन प्रोविजन से तो कितना फटका बैठने वाला है देखो। नॉट लेस देन हाउ मच? 5 लाख विच में एक्सटेंड टू 50 lakh rupees, and every officer who is in default shall be punishable with fine which shall not be less than 50,000 which may extend to what 3 लाख रुपए। आपके सामने ही बना के दिया ऑलरेडी। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि क्या चालू है ये सेक्शन 40 का स्टॉक एक्सचेंज का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट दैट, बट आपको थोड़ा पर मालूम होना चाहिए वो क्या है, ठीक है। चला, एंड दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वी हैड ऑलरेडी डन। पूरे कंपनी एक्ट में, लक्ष्य पूरा नो ऑनलाइन पीपल, पूरे कंपनी एक्ट में बोल रहा हूं मैं, तुम्हारे पेपर में कमीशन कहां पे भी वर्ड आया कमीशन, वो एक ही कमीशन का बात कर रहे हैं। कौन सा? कौन सा? ये म्हणजे काय? अबेल सांग लवकर यार। ए ऑनलाइन सांग, भगवान सांग लवकर। अस्मिता, मानसी, चलो जल्दी। ऐश्वर्या, हाँ कुठला रायटर? हाँ तो बोलो ना, मटन नाही खाल्लेस का आज? काय रे, आवाज येत नाही तुझी घाबरली। सुनो, इट इज अंडर राइटर्स कमीशन, एक ही कमीशन का बात है। न बघता मला सांगा कमीशन रेट किती आहे? कम ऑन यार, कम ऑन। अंडर राइटर्स का कमीशन रेट कितना है? अंडर कमीशन रेट कितना है? शेयर्स के ऊपर कितना है और डिबेंचर्स के ऊपर कितना है? अभी इसको जरा डिटेल में पढ़ो। 5% ऑफ डैश इशूड और
एनी आर्टिकल्स विच एवर इज लेस। क्वेश्चन पूछेंगे इसके ऊपर। अगर तुमने आर्टिकल्स पे क्लियर कट मेंशन किया कि हम अंडर राइटर्स को 4% ही देंगे, तो 4% ही देना पड़ेगा आपको। इट इज द रेट और 5% विच एवर इज लेस। और डिबेंचर के केस में कितना आ रहा? 2.5% ऑफ द इशू प्राइस और आर्टिकल्स का रेट विच एवर इज लेस। और मैंने इसका लॉजिक भी आपको बताया था। क्या लॉजिक है इसका? डिबेंचर का फेस वैल्यू ज्यादा होता है, कभी भी 100 रुपए होता है, चलते का। और इसमें एक भारी वाला क्वेश्चन था, क्या? कैन द कमीशन बी पेड इन काइंड? काइंड में पे कर सकते हैं क्या? अभी रुचि बोल रही है काइंड से कितना हालत है, काइंड कहां से है पीछे घुसा है? अभी यहां तक सब दिमाग चल रहा था हमारा। रुचि बता काइंड का क्या बात चालू है? वाटलेस मला थे चेहऱ्यावरच कळलं मला 12 वाजले। सर काइंड मतलब क्या था? जरा बता। हाँ, फ्लैट का पॉइंट चालू है। रुचि क्या है? फ्लैट अभी है। रुचि बोली क्या बोल रहा है ये? बोले काइंड बोल रहा है अभी फ्लैट पे आ रही है। क्या चल रहे हैं सर? अरे नीचे एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था पता है क्या? सुन रुचि, रुचि सुन, बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया था उन लोगों ने कि सब लिखा था अंडरराइटर्स कमीशन ऑल दैट। लास्ट में एक लाइन लिखा था कि कंपनी को अंडरराइटर्स को पैसा पे करना है, और इन कंपनी ने पैसा नहीं दिया, फ्लैट दे दिया सबको। तो इज इट राइट और रॉन्ग? द आंसर इज राइट। व्हाई राइट? व्हाई? बिकॉज पूरे सेक्शन में कहां पे प्रोहिबिट किया नहीं उन लोगों ने। अगर प्रोहिबिट करते तो लिखते वहां पे, सो द अंडरराइटर्स कमीशन कैन बी पेड इन काइंड। यू गाइस आर काइंड इनफ। लक्ष्य द्या प्लीज। ऑनलाइन पीपल लक्ष्य द्या। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टस में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्या? अंडर राइटर्स का नाम गांव पता, कौन कौन है आपके अंडर राइटर्स, नेम ऑफ अंडर राइटर्स, कितना कमीशन पे करना चाहते हैं उसको, और कौन से सिक्योरिटीज वो अंडरराइट करने वाले हैं। एक का टाकले त्यांनाच माहिती, त्यांना विचारा, मेसेज करून तुम्ही। जीडीआर का घुसवले मध्येच, क्या इसका मतलब क्या भाई? फुल फॉर्म सब बता, जल्दी बताओ, व्हाट इज जीडीआर? है ना, मुझे पूछे है ना, बराबर, मैंने बराबर बोला ना? सांग लो बराबर काय? टिंडर क्या बोल रहे? इंडियाच्या बाहेर इश्यू करायचे, काय इश्यू करायचे? देवा 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 देवा। और एडीआर, एडीआर क्या है? तो बताओ जल्दी, एडीआर क्या है? ऑनलाइन पीपल जल्दी बताओ, एडीआर क्या है? क्या क्या? हाँ, अमेरिकन डिपॉजिटरी सीट, जीडीआर, आईडीआर, इंटर, आईडीआर क्या है? इंडियन डिपॉझिटरी रिसीट। नशीब इंटरनॅशनल म्हणणार, मी बाहेरच काढला असतो, तुझी तेच म्हणणार होते, तिथं पण आलं नाही, तिथं पण आलं तिच्या। अरे एडीआर का मतलब क्या होता है? लाइक मीनिंग क्या है उसका? If Ambani wants to issue shares not on the Indian stock exchange but on Nasdaq where in US, तो एडीआर इश्यू करता है। सर उसको डिपॉजिटरी रिसीट को इतना भयानक नाम क्यों दिया है? सीधा क्यों नहीं बोलते शेयर इश्यू करना है उनको? बिकॉज ये टोटल प्रोसेस रुचि बैंक टू बैंक होता है, बाकी इसमें इंटरमीडिएट अलाउड नहीं है। तो यू हैव टू गेट कनेक्टेड टू सच अ बैंक व्हिच हैज ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिटी बैंक फॉर एग्जांपल, एचएसबीसी फॉर एग्जांपल। डिपॉजिटरी होता है, एक कस्टडी होता है, और वो इश्यू करता है आपके बिहाफ पे। व्हाट इज जीडीआर? You want to, Ambani wants to issue shares not in the US but apart from US। तो अब क्या बचा फिर? यूरोप। ये यूरोप से बोलता है। तो आईडीआर मतलब बाहर वाले को इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे क्या करना है? इशू करना है। जेफ बेजोस ऑफ अमेजॉन, उसको यहाँ पे इशू करना है, अपने यहाँ पे बोलते हैं चलो इंडिया से पैसा उठाते हैं अभी अपन, तो उसको आईडीआर बोलते हैं। ये सेंसेक्स पे इशू करेंगे, एनएससी बीएससी पे। लहान कन्सेप्ट आहेत पण लक्ष द्या भाई।
2 मिनिट समजून घ्या, मला हे स्किप नाही करायचं आहे. इथं अंबानी है, हाँ अंबानी है, लक्षात घ्या. अभी उसके यहाँ पे कंपनी है, क्या ये रिलायंस, वो इक्विटी शेयर इशू करेगा. अभी वो डायरेक्टली भी कर सकता है, बट वो किसको करता है सबसे पहले. आता आपण एक एक्झाम्पल घेऊ इथं, लक्ष द्या. दिस इज सिटी बैंक ऑफ इंडिया. सिटी बैंक का ब्रांच रहेगा ना, तो उसको अंबानी क्या नाम देगा, डोमेस्टिक कस्टडियन. सो अंबानी त्याचे शेअर कोणाला इश्यू करणार, डायरेक्ट बाहेर नाही करणार, तो कोणाला करणार, डोमेस्टिक कस्टडियन. फिर ये डोमेस्टिक कस्टडियन क्या करेंगे, उसके ओवरसीज डिपॉजिटरी. अभी दिस इज सिटी बैंक ऑफ वेयर यूएस, हा यूएस आहे, मग हा शेअर त्याला देणार. बघा लक्षात द्या. आणि ह्या दोघांच्या मध्ये काय झालंय, म्हणजे सिटी बैंक ऑफ इंडिया एंड सिटी बैंक ऑफ यूएस के बीच में क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है एक. ऐका सर, पण इथं अनेक एग्रीमेंट झाले. जो बाहर का है ना यूएस, उसका और किसका हुआ है, रिलायंस का भी हुआ है, व्हायलाच पाहिजे ना. और ये डिपॉजिटरी फिर क्या करेगा, लोगों को इश्यू करेगा शेयर. हे कळलं का, ओव्हरसी इन्व्हेस्टर. दिस इज द प्रोसेस. तो डायग्राम समजलो पहिला. नावं लिहिले तरी चालतील, नावं लिहिले तरी चालतील. आप इश्यू कर सकते डिपॉजिट रिसीव ओनली आफ्टर पासिंग व्हाट, एसआर. इजी है वो. So we have not completed, we have completed half part of the chapter. अभी कौन सा पार्ट बाकी है अपना, कौन सा, प्रोस्पेक्टस. पटापट पटापट उडूया. भारी आहे प्रॉस्पेक्टस, मला तर आवडता बाबा. बहुत उसमें मटेरियल है, बहुत घुमा सकते हैं आपको इसमें. लक्ष द्या प्लीज. एक मोजून 5 मिनिटाचा पाण्याचा ब्रेक घ्या, मोजून ब्रेक खत्म करते. इथंच थांबा, वॉशमध्ये जाऊन वाटलं सर. प्रॉस्पेक्टस खत्म करते हैं और आज रात तक ये पूरा खत्म होना चाहिए, और ग्रुप पे मैसेज आना चाहिए, ग्रुप पे. इंडिविजुअल नको है मला. सर खत्म किया मैंने चैप्टर, ग्रुप पे लो, बाकी लोग ऐसा ये हो गया, हाँ वो इसने क्या मुझे करना चाहिए. इन दिस फैशन ओनली वी विल कंप्लीट द एंटायर रिवीजन. हमारा जितना भी लॉ है ना, 4 5 6 7 8 9 10 जो भी और फेमा, सब फेमा संडे को उठाना पड़ेगा मुझे, संडे को, परसों एग्जैक्ट वही भी सैटरडे, संडे, संडे को फेमा खत्म करते हैं. हाँ नहीं, उसका नहीं भेजा मैंने अभी तक ग्रुप वन का, सैमल्टेनियस रहेगा. द डे आई शिफ्ट ओवर हियर इज द डे योर लाइफ एंड्स. जिम जाऊ दे तिकडे, जिम क्लास करतो. जिम बिम काय नाही आलं तुमचं अटेम्प्ट, मग तुमचा अटेम्प्ट खूप महत्वाचा आहे. उस दिन से खूप डिप्रेशन में आहे. रिजल्ट जेव्हा लागला मी उठलेलो डायरेक्ट, सबको पास करना है. मुझे बाकी का भी इतना ये नहीं है, बट तुम्हारा इस बैच प्रायोरिटी, मैं बाकी बैचेस को बहुत सेकंड प्रायोरिटी में डाल रहा हूँ सबको. तुमको ही उठाने है दिन रात वही. यू डू पढ़ाई यार, दिन पूर्ण असं जीव टाकून करा. उची तेच पाहू नकोस, पप्पा आलेत बाहेर, आता आलेत नाही बघ. ठीक आहे चला सुरू करू. लक्ष द्या ऑनलाईन पीपल. मानसी येत जा की, गावी आहे का इथंच आहे, इथंच आहे का, मानसी येत जा इथं. बोल, तू नहीं है नायर है. ये वीडियो भेजता ना उनको, क्या मतलब देखेंगे क्या नहीं, बिजी लोग हैं. फिर आते तो खत्म हो जाता चैप्टर, लोड ही रहता नहीं कुछ. ओके, प्रोस्पेक्टस चला.
बेसिक डेफिनेशन कौन सा सेक्शन है उसका? सब डेफिनेशन 2 क्लॉज उसमें ही आते हैं, तो 2 क्लॉज 70 किसका? प्रोस्पेक्टस का। प्रोस्पेक्टस में क्या क्या आता है? इट मींस एनी डॉक्यूमेंट, एनी पेपर डिस्क्राइब और इशूड एज अ व्हाट। अगर मैंने सादे पेपर में भी क्या करूँ, पहले पेज ओपन करो, वो आजू बाजू दिख रही है क्या चालू है, खलास ध्यान दो। अगर एक नॉर्मल पेपर पे मैंने क्या लिखा ऊपर, दैट इज प्रोस्पेक्टस। ऑल्सो इंक्लूड्स दैट व्हाट, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, जो आजरा किस में आता है? जो रेड में आता है? नहीं। और क्या है? और क्या है? तो सच में रेड में आता है ये? तो किसमें आता है? हाँ, क्या है? क्या है माइक्रो, क्या है मंडी इसको? इमरजेंसी। अरे रे, रेड हेडिंग का मतलब तो सच में रेड में आता हो? हाँ, बैग लेके बाहर जा। अरे क्या रे, अवगढ़ गाने सगळे। तुझी तू बता। अरे तू इतना हंसते मुझे बता, तुझे पता है? अबे अबे सांग ना. अबे सगळ्यात सायलेंट आहे. अबे ना, अबे सांग ना. अबे सांग रेड हेरिंग म्हणजे काय? हाँ, रेड हेरिंग उडलं. सब लोग ध्यान देंगे प्लीज, हाँ प्लीज। आपके स्क्रीन के सामने प्रोस्पेक्टस 2 क्लॉज 70 का डेफिनेशन है। इट मींस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब और इशूड एज अ व्हाट, प्रोस्पेक्टस। ध्यान देंगे, ये एक ऐसा डेफिनेशन है प्रोस्पेक्टस का, इट्स अ वेरी वर्ल्ड क्लास डेफिनेशन। टेल यू व्हाई। एक ही डेफिनेशन में एग्जॉस्टिव भी है और इंक्लूसिव भी है। देयर आर मेनी डेफिनेशन व्हिच ओनली स्टार्ट विद आइदर मींस और आइदर व्हाट। और ये ऐसा डेफिनेशन उसमें क्या है सर, तो दोनों भी है। अगर एक कागज पे मैंने प्रोस्पेक्टस लिखा तो वो प्रोस्पेक्टस है, बट यहां तक सीमित नहीं है वो, इसमें ये तीनों भी इंक्लूड किया है उन लोगों ने। सबसे पहले किसको इंक्लूड किया है? शेल्फ। एक लाइन में बोल दो उसका मतलब क्या, पहले मैं रीड करता हूं, उसके बाद रेड हेरिंग, और लास्ट में क्या लिखा है? एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक। तुमने अगर एक पेपर से भी इनवाइट किया पब्लिक से कुछ भी पैसा, हम उसको प्रोस्पेक्टस का ही नाम देंगे, तो उससे क्या होगा? ठीक है ना? नहीं, आपको प्रोविजंस फुलफिल करने पड़ेंगे फिर इसके, प्रोस्पेक्टस के। अब एक लाइन में सुनो, रेड हियरिंग का मतलब क्या है? रेड हेडिंग का मतलब ये होता है, इट इज अ इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस, इट इज नॉट अ कंप्लीट प्रोस्पेक्टस। दैट इज वो लोगों को बोल रहे हैं कि ये रेड हियरिंग है। रेड स्टैंड्स फॉर डेंजर, नॉट फॉर इमरजेंसी। अभी आपका और एक सवाल आना चाहिए, मैं ही पूछता हूँ। इनकम्प्लीट है तो क्या इनकम्प्लीट है उसमें? क्वेश्चन है मेरा, क्या इनकम्प्लीट है? चलो लवकर। दो चीजें इनकम्प्लीट है, एक क्या है? प्राइस, और एक क्या है? क्वांटिटी। ये दोनों चीज नहीं होता है उसमें। और रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के बाद कौन सा प्रोस्पेक्टस आता है? फाइनल प्रोस्पेक्टस। तो पब्लिक को ये बोला जाता है कि देख भाई, इसमें ये दोनों चीजें नहीं है, और बाकी सब कुछ है उसमें। किसके लिए पैसा उठाया जा रहा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट है, क्या प्रोजेक्ट है, तो अगर कन्विंस है तो डाल पैसे। आई टेल यू मोर ऑन दिस। सो रेड हियरिंग इज कॉल्ड एज रेड वाई, इट इज अ इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस इन रिगार्ड्स टू डैश एंड डैश। व्हाट इज शेल प्रोस्पेक्टस? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। करेंगे आप, ध्यान दो। मुझे पता है बुक शेल्फ होता है, बुक शेल्फ वही शेल्फ है। तो अगर आपके एक ही साल में सीरीज ऑफ इश्यूज है, सर हमारे कंपनी को 1 लाख शेयर इशू करने का ऑथोराइजेशन था। कितना? 1 लाख। अभी वो रुचि की कंपनी है, पर रुचि क्या बोल रही है, अरे सर हमको 1 लाख थोड़ी अभी इशू करना है, इतना पैसों का गरज नहीं है। तो हमने अप्रैल महीने में इसमें से सिर्फ 20,000 ही इशू किया। नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं आप, हाँ आपका ही तो है। और जब तूने 20 इशू किया रुचि, तो तूने प्रोस्पेक्टस क्या किया था? इशू किया था। बिकॉज एक भी शेयर अगर बाहर जाता है, इस डॉक्यूमेंट के बिना आप क्या नहीं कर सकते हैं? इशू ही नहीं कर सकते, अलॉट कर नहीं सकते। मार्च नहीं, जून महीने में रुचि बोली यार और पैसा चाहिए, तो 30,000 शेयर क्या करते हैं? इशू करते हैं। अभी सवाल ये उठता है रुचि कि जब तू 30,000 इशू करेगी, तो वापस प्रोस्पेक्ट इशू करना पड़ेगा क्या? और इसका आंसर है नो। बिकॉज आप क्या बोलेंगे पब्लिक को, ये 30,000 वाले को, कि देख भाई अप्रैल महीने में मैंने क्या इशू किया है? प्रोस्पेक्टस। और ये प्रोस्पेक्टस मैंने शेल्फ पे रखा है। शेल्फ पे रखा है म्हणजे ऑफिस में रखा है, और उसी के ऑफिस में रखा है, मेरे मेरे ऑफिस में रखा है, रजिस्ट्री ऑफिस में। तू जाके वहां पे चेक कर ले।
इसको बोलते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस। पर इसमें एक चीज है, उसका एक भाई भी है वो शेल्फ वाले का, क्या नाम याद रहा उसका? सुनो सुनो, रुचि ने अगस्त महीने में और 20,000 किया, पर इसमें एक प्रॉब्लम था। अभी उसको वही चीज बोलना था लोगों को कि देख भाई प्रोस्पेक्टस ऑलरेडी इश्यूड है, पर इसमें एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये हुआ, रुचि के पास 10 डायरेक्टर थे जब अप्रैल महीने में ये सीन हुआ था। इसमें से 3 छोड़ के चले गए। अभी कितने डायरेक्टर हैं? आपको लगता नहीं ये बात पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए? यस। तो भाई साहब बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है, ये चेंज हुआ है, और ये चेंज मटेरियल है। तो भाई साहब रुचि क्या बोलेगी, बाकी सब कुछ इसमें मेंशन है प्रोस्पेक्टस में, बट मैं एक छोटा सा और एक लेटर डॉक्यूमेंट आपको इशू करती हूं, इसका नाम क्या है? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। सो अ शेल प्रोस्पेक्टस प्लस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज इक्वल टू अ टोटल प्रोस्पेक्टस। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में वही चीज अपडेट होता है जो आपको मटेरियल लगता है और जो ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस में नहीं था। कुछ झेपा के देखो। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इज नथिंग बट ओनली अपडेटेड थिंग जो आपको चाहिए। एवरीबॉडी ओके टिल हियर? ऑनलाइन पीपल डन? चला चला चला, लक्ष द्या प्लीज। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे? सेक्शन 25 डीम्ड प्रोस्पेक्टस, मतलब आपको प्रोस्पेक्टस मानना नहीं था, बट हमने क्या किया है, वो प्रोस्पेक्टस माना है। द डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग ऑफर और सिक्योरिटीज फॉर सेल। सब सेक्शन 1 इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे तो बाउंसर जाएगा पूरा। Subsection 1 provides for a company allots or agrees to allot any of its securities with a view that those securities being offered for sale to the public, any document by which the offer is made shall deem to be a what? Prospectus for all the purposes. Okay? The purpose of deeming provision is to protect the investors, what is gullible? Innocent investors from various what? Fraudulent practices. मतलब प्लीज लक्ष्य द्या, प्लीज 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 सांगतो लक्ष द्या, हे खूप 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 महत्वाचं आहे. Presumption of view intent to offer securities for sale to public as per subsection 2. ध्यान देंगे सब लोग प्लीज. The allotment is presumed to have been made with a view of offering them to the public where either of the following conditions are fulfilled. Okay? Securities are offered to the public within 6 months of dash allotment or where full consideration has not been received by the company at the date of offer to the public. इसमें से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल होता है, it means that if any of the above two conditions are met, then issuing document shall be deemed to be what? सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बक रहे कब से, स्पेशली ये वाला पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ को आपको नॉलेज चाहिए, यहाँ पे कंप्लीट नहीं है. नाउ प्लीज लिसन टू द स्टोरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. ए लिमिटेड और यहां पे आपका पब्लिक है. ए लिमिटेड के पास दो ऑप्शन है, ध्यान देंगे, इट्स अ वेरी गुड कंसेप्ट. ए लिमिटेड डायरेक्टली पब्लिक को शेयर इश्यू कर सकता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो अभी तक सब कुछ किया वो सब है. बट ए लिमिटेड आउटसोर्स करके बी लिमिटेड को देती है और बोलती है तू किसको इश्यू कर, पब्लिक. दिस इज कॉल्ड एज अ इश्यू हाउस. इसको क्या बोलते हैं अपन? बी लिमिटेड का काम ही वही है, क्या करना, शेयर्स को इश्यू करना. तो सबसे पहले ये इसको इश्यू करता है और ये किसको इश्यू करता है. अभी ये दिमाग में रखेंगे बैक ऑफ द माइंड में, और फिर आप ये पढ़ने का कोशिश करेंगे, ध्यान दो. तो लोग क्या करते थे बाहर, कंपनी एज ए लिमिटेड दे यूज्ड टू डू लाइक दिस, और वो क्या बोलते थे पता है क्या? हमने कहां पे प्रॉस्पेक्टस इशू किया, हम तो किसको दे रहे हैं, बी को दे रहे हैं. व्हाई वी नीड टू फॉलो प्रॉस्पेक्टस प्रोविजन. कंपनी आके बोला रुक जा दो, तो ये घुसा है बीच में सबसे पहले.
अभी देखो क्या लिखा है, ये दोनों भी पॉइंट किसके पता है क्या, किसके ये, हम ये मानेंगे अगर एक भी कंडीशन इसमें फुलफिल होता है, हम ये मानेंगे कि तुमने क्या इशू किया है, deemed as prospectus if only one condition fulfills. कंडीशन बहुत भारी है, अब मुझे थोड़ा बहुत समझने होता है. सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू द पब्लिक विद हाउ मेनी मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट. म्हणजे काय, इसने इसको दिया, देखो ना, अगर इसको सच में इसको शेयर अलॉट करना था तो ये तो आगे बेचेगा नहीं, इसने 6 महीने में क्या कर दिया, बाहर बेचा. मतलब इन लोगों का मकसद बहुत क्लियर था, इनको क्या करना था, पब्लिक को ही देना था. तो ये क्या माना जाएगा इन दोनों के बीच में, प्रोस्पेक्टस ही माना जाएगा. अच्छा और एक बात है, और एक बात, where the full consideration has not been received by the company at the date of offer to the public. मतलब क्या बताओ इसका जल्दी, सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले का पॉइंट समझा तुमको, क्या मुझे बताएंगे प्लीज, क्या है, 6 महीने के अंदर इसने पब्लिक को क्या कर दिया, इश्यू कर दिया. सेकंड पॉइंट क्या बात कर, जल्दी बताएंगे. ये भी अगर होता है देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, डीम प्रोस्पेक्टस ओनली. पढ़ने का कोशिश करेंगे आप प्लीज, मैं आपको एक सेकंड में एक्सप्लेन करता हूँ फास्ट. बताओ. हाँ, ए लिमिटेड ने जान मुझे क्या क्या पता है क्या, बोला एक काम कर, तो अभी पैसा मत दे मुझे, तो तूने अगर अभी मुझे पैसा दे दिया ना तो मैं अटक जाऊंगा. अगर इसको पैसा मिला नहीं, इसका मतलब क्या पता है क्या, ये आगे क्या करने वाला है, सेल ही करने वाला है ना. देखो ना भाई साहब, मुझे एक बताओ, अगर इसको ही खरीदना था तो ये ऑन द स्पॉट क्या करता, उसको पैसा देता, खत्म करता बात. तो पैसा दिया उसने, इसका इनडायरेक्ट मतलब उसको आगे क्या करना है, सेल करना है. तो यही पॉइंट पकड़ा है उन लोगों ने. अगर कंसिडरेशन नहीं मिला है, इसका वही मतलब है कि इनको क्या करना है आगे, पब्लिक को ही बेचना है. तो ये दोनों पॉइंटर एकदम टॉप ऑफ द लाइन में रखो और वो एग्जाम्पल ड्रॉ करो, बिकॉज एग्जाम्पल के बिना तुमको दिमाग में जाएगा नहीं कि ये कंसेप्ट है. इंटेंट टू ऑफर सिक्योरिटीज फॉर सेल टू पब्लिक, आपको इस लाइन में से समझ में आना चाहिए वो क्या बात कर रहे हैं. चला चला, एग्जाम्पल ड्रॉ करा, ए लिमिटेड बी लिमिटेड इशू हाउस. वो दो कंडीशन दिमाग में डालेंगे. ऑनलाइन पीपल तुमको झेप रहा है क्या, वो जल्दी बताएंगे प्लीज. चॅटचं ऑप्शन आहे बघा, लिहू शकता तिथं येस नो. चला चला लवकर फास्ट. अस्मिता कळलंय, भगवान समझ में आ रहा है कि अस्मिता नायर, मानसी, बाकी कुछ नहीं, आप बाकी पंचर है, ये समझ में आ रहा है आपको. रिक्वायरमेंट्स इन केस ऑफ डीम प्रोस्पेक्टस, ठीक है क्या है, matters to be stated, that is the document through which offer of security to public is made in addition to those securities. क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब अगर डीम प्रोस्पेक्टस है, अगर आप उसमें आते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा. क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, a statement of net amount received or to be received as what, तुमको जो पैसा मिलने वाला है आगे जाके उसका हमको क्या चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए. the time and place at which the underlying contract for allotment may be inspected. कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट, ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट किया ना उन लोगों ने कुछ. and the persons making the offer but named in the prospectus what, directors of the company. मतलब जिसने वो इशू किया है उसका नाम क्या चाहिए वहां पे, एज अ डायरेक्टर चाहिए. ये तीन चीज हमको चाहिए. प्लीज कम ओवर हियर, सेक्शन नंबर 26. what are the matters to be stated in the prospectus. ठीक है, बहुत सिंपल है. prospectus shall be dated and signed and shall state such information and set out reports on financial information as specified by what, सेबी. सर सेबी का पॉइंट क्यों बोल रहे कब से ये, अरे भाई साहब अगर तुम प्रोस्पेक्टस इश्यू कर रहे हो उसका मतलब क्या हो रहा है, तुम शेयर्स इश्यू करना चाहते हो कहां पे, स्टॉक एक्सचेंज पे ना. एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा कि हमने कंपनी एक्ट के टोटल प्रोविजंस क्या किए, कंप्लाई किए. A statement also includes the effect that nothing in this prospectus is contrary to what. आपको एक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा, ये नीचे चारों के जो नियम है हमने उनका कॉन्ट्रावेंशन किया नहीं. बहुत सिंपल है. सबसे पहले क्या है, कंपनी, स्क्रा, सेबी और क्या, एनी ऑफ द रूल्स ऑफ द अबव थ्री एक्ट्स. द प्रोविजंस ये 26 शैल नॉट अप्लाई, स्टार मार्क करेंगे उसको प्लीज. जहां पे एक्सेप्शंस आ रहा है उसको पहले पकड़ेंगे आप.
इफ प्रोस्पेक्टस इशूड टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी, बराबर है सर। अगर मेरे ही मेंबर्स को अगर मैं कुछ दे रहा हूं तो उसको इसके नियम एप्लीकेबल नहीं है। किसके नियम एप्लीकेबल नहीं है मुझे बताएंगे? ये नियम, ये सर, ये डिक्लेरेशन का, बिकॉज वो मेरे ही मेंबर्स है। जब स्टार्टिंग में मैंने उनको इशू किया था ना, तब मैंने सब कुछ कंप्लाई किया था। A prospectus issued relating to shares or debentures which are in all respect uniform with shares or debentures previously. What is uniform? एक कैटेगरी का लॉट पहले इशू किया था मैंने, वापस वही क्या कर रहा हूं मैं, इशू कर रहा हूं। तो स्टार्टिंग में मैंने सब कुछ करके दिया था उनको। The date indicated in the prospectus shall be deemed to be the date of his what? Important है ये जरा, वो 42 लगेगा पर इंपॉर्टेंट क्या लिखा देखो जरा प्लीज। प्रोस्पेक्टस पे जो डेट मेंशन्ड है वही डेट हम फाइनल करेंगे। एग्जांपल, अगर 15 मार्च का डेट प्रोस्पेक्टस पे फाइनल है पर तुमने 15 मार्च को क्या नहीं किया, इश्यू नहीं किया, तुमने बाद में इश्यू किया, पर डेट कौन सा पकड़ेंगे? 15 मार्च। A prospectus shall not be issued unless a signed copy of prospectus has been given to the, पहले आरओसी टेबल पे जाएगा। Such copy shall be signed by every person who is named as what? Either director or सपोज उसको साइन मारना पड़ेगा। सिंपल है बहुत, अच्छा प्लीज 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 प्लीज। ये डेट of filing copy of prospectus with ROC is important in context of what? अभी करेंगे अपन 2 मिनट में। मतलब आप जब डेट का बात कर रहे हैं वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? अच्छा प्लीज। कंडीशंस इन रिगार्ड टू डैश इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। क्या है वो लिखा है? एक्सपर्ट का मतलब क्या है सर? प्रोस्पेक्टस इश्यू करते वक्त हमने एक एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया। अगर प्रोस्पेक्टस फ्रॉड निकला तो ये भी काम से गया कौन? तो उसके रिलेटेड कुछ संबंधित यहाँ पे है। क्या क्या देखो, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ। A prospectus issued under section 26 shall not include a statement purporting to be made by an expert if any of the following conditions are met. If he is engaged in the interest and formation of the company, if the expert has not given written consent, and if he has withdrawn. 3 चीजें हैं जहां पे ये माना नहीं जाएगा कि एक्सपर्ट ने ये आपको डिक्लेरेशन दिया है। सबसे पहले क्या है सर? वो तुम्हारा इन हाउस बंदा था। एक्सपर्ट हैज टू बी अ इंडिपेंडेंट पर्सन, थर्ड पार्टी पर्सन। अरे तुमचा माणूस सगळं चांगलंच बोलणार, वो थोड़ी कुछ वाइट बोलेगा, तो उसको लो ही मत तुम। सेकेंड, एक्सपर्ट ने उसका कंसेंट विड्रॉ किया था प्रोस्पेक्टर इश्यू करने के पहले, तो आप उसको ब्लेम कर नहीं सकते। और लास्ट में क्या लिखा है देखो, एक्सपर्ट ने कंसेंट नहीं दिया है और लास्ट में उसने कंसेंट क्या किया है? विड्रॉ किया। तो इन तीनों भी चीज में आप उसको पकड़ नहीं सकते। प्लीज पे अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टस? कितनी है? 90 डेज। इसका मतलब क्या मुझे बताएंगे? जब आरओसी आपको ग्रीन सिग्नल देगा उसके 90 दिन के अंदर आपका प्रोस्पेक्टस पब्लिक के हाथ में चाहिए। 3 महीने में 90 डेज। अगर नहीं होता है तो आपको वापस स्टार्टिंग से क्या करना पड़ेगा? सब कुछ करना पड़ेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, 90 डेज। A prospectus is issued in contravention provisions of section 26 and company every person, इसका फटका कितना इंपॉर्टेंट है, मार्क करो इसको। इसका मतलब क्या मुझे बताएंगे प्लीज? एनीबडी? अरे सर बहुत सिंपल है। अरे अगर 90 डेज का वैलिडिटी है बट मैंने क्या किया है, मुझे पता था 90 डेज कब का होके चला गया है, फिर भी मैंने क्या किया? इश्यू किया, तो फटका बैठेगा। कितना फटका बैठेगा? 50 कम से कम एंड मैक्सिमम 3 लाख। कंपनी एंड ऑल्सो एनी पर्सन हु इज द डायरेक्टर और हु नोज दैट थिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? आप प्रोस्पेक्टस के ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं? क्या वेरी कर सकते हैं? क्या वेरिएशन कर सकते हैं? क्या तो नहीं सर, तो बहुत अजीब है। मैंने नायका का एग्जांपल लिया था, याद तो रहेगा? तो नहीं याद। नायका का एग्जांपल लिया था फाल्गुनी नायर का। नायका को कॉस्मेटिक्स ब्रांड एक्सपांड करना था, तो नायका ने प्रॉस्पेक्टस में वही डाला, वी वांट टू एक्सपांड द दिस व्हाट कॉस्मेटिक्स ब्रांड। तो एवरी फीमेल इन इंडिया दे गॉट वेरी एक्साइटेड, बोली यार कंपनी तो वी आर ट्रस्टिंग। तो पैसा सबने डाला, लेट इट तुमने 100 रुपए डाला। तो आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम फाल्गुनी नायर क्या बोली? तो ओनर कि अरे यार हमारा जो मकसद था वो तो 90 रुपए में कंप्लीट हो गया, 10 रुपए सबका बाकी है, तो क्या करें? तो इसने क्या कर दिया? टर्म्स ही चेंज कर दिया पूरे। मतलब उसने क्या बोला, काम करते हैं पैसा डाइवर्ट करते हैं और कॉफी शॉप निकालते हैं नायका के ब्रांड के अंदर। चलेगा क्या? नहीं, तुमको पूछना पड़ेगा ना सबसे पहले। ध्यान दो प्लीज। The terms of contract refer to the prospectus or object for which prospectus has been issued can be varied, but only with the authority of the company given by what? एक ही है एसआर।
सीधी सी बात, पैसा तुम्हारा है वो, तो एसआर पास करना पड़ेगा। फिर आपको नोटिस मारना पड़ेगा कहाँ पे, न्यूज़पेपर्स में, और आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा किसका, कि आप वेरी क्यों करना चाहते हैं। उसके बाद और एक बात है, जो 10 रुपए है वो आप इसमें लगा नहीं सकते, किसमें किसमें, वो तो सबसे गंदा पॉइंट होगा यार। तो तुमने पब्लिक का ही पैसा किसमें डाल दिया, स्टॉक मार्केट में, ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। और एक बात है, तो कुछ लोग हाँ बोलेंगे और कुछ लोग नहीं बोलेंगे। वो कुछ लोग कौन है, वो कुछ लोग कौन है, डिसेंटिंग शेयरहोल्डर्स का मतलब क्या है, द वंस हु आर अगेंस्ट द वेरिएशन। तो अगर उनको नहीं रहना है, आपको उनको क्या देना पड़ेगा, एक एग्जिट ऑफर, एग्जिट प्राइस देना पड़ेगा, व्हिच इज स्पेसिफाइड बाय सेबी। नेक्स्ट ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, प्लीज पे अटेंशन है। ऊपर का जो कंसेप्ट अपने किया था ऑफर फॉर सेल ऑफ कंपनी टू कंपनी, वो अलग है, दैट इज ड्रीम प्रोस्पेक्टस वाला। यहाँ पे क्या बात चालू है, सर सुनो, ऐसे कुछ मेंबर्स है एग्जिस्टिंग कंपनी के, उनको उनके शेयर्स बेचने, सर बेचने हो ना, फिर यहाँ पे क्या कर रहा है वो, वी कैन से द मार्केट आल्सो, बट नो, उनको शेयर्स आपको देने, किसको, आपको, कंपनी को, और वो कंपनी को बोल रहे तुम क्या करो, बाहर इश्यू करो। तो ऐसा इतना काम जाम क्यों, बोलो भाई। टाइटल क्या पढ़ोगे प्लीज, ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, लेट्स से please let's say important concept है, it provides that a member or members of a company in consultation with dash the board of directors may offer whole or part of their holding of shares to the public. म्हणजे जे जुनी जुनी लोक आहेत, आजोबा आहेत, त्यांच्याकडे लय शेअर आहेत स्टार्टिंग पासून, तो बोल रहे हमको दाम अच्छा चाहिए, और अगर तुम्हारा नाम उसमें पड़ा कि कंपनी क्या कर रहा है इशू, तो उसको वैल्यू और बढ़ेगा, तो हमको डायरेक्टली मार्केट में जाना नहीं है, आप क्या करो, समझा कुछ। तो it provides that the document by which the offer of sale to public shall be made treated as what, ये तामझाम वापस आ गया अभी, बिकॉज अगर आप खुद करना चाहते हैं तो उसको ट्रेडिंग बोलते हैं अपन, तो अभी आप किसके थ्रू जा रहे हैं, बट कंपनी जब इशू करेगा उसको क्या करना पड़ेगा, तो विदाउट प्रॉस्पेक्टस इशू तो कर नहीं सकते, तो वो पिक्चर में आ गया वापस, ध्यान देंगे प्लीज। The members, whether individual or body corporate, whose shares are proposed to be offered to the public, shall collectively authorize the company to take all the action on their behalf. Obviously, वो उनको authorize करेंगे इसको, कंपनी को, and to carry out the transaction. They also have to reimburse the company for all the what, बराबर है ना, कंपनी बोलेगा भाई तेरा माल मैं बेच रहा हूँ, तो जो भी खर्चा आ रहा है वो तू खर्चा बेयर कर, मैं नहीं खर्चा बेयर करने वाला। ध्यान देंगे प्लीज, समझ में आ रहा है आपको, ध्यान दो ध्यान दो। पब्लिक ऑफर ऑफ 29, पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इन डैश फॉर्म, व्हाट कंपनी कौन से फॉर्म में, तो डीमैट फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट। अगर फिजिकल में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, डीमैट फॉर्म, एज सिंपल एज दैट। सेक्शन 30 क्या लिखा है, आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा किसका, prospectus का, where an advertisement of any prospectus is published in any manner, it shall be necessary to specify therein the contents of its memorandum as regards the following, क्या क्या आपको क्या क्या डालना पड़ेगा इसमें, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, लाइबिलिटी, नेम ऑफ सिग्नेचर, डायरेक्टर्स कौन है, नंबर ऑफ शेयर्स एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, ये आपने ऑलरेडी किया है सेक्शन 31 प्रोस्पेक्टस, वन ऑफ मोर इश्यूज। शेल्फ प्रोस्पेक्टस में आप कुछ भी करके एक उसके भैया को अंदर लिखो, भैया कौन है वो, हु इज दैट, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम तभी पिक्चर में आएगा जब आपको क्या करना है, कुछ मटेरियल चीजें अपडेट करनी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये मार्क करेंगे, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस, कितना है, ऐसा नहीं है ना भाई कि 2-3 साल आपको उसको ये रखना है वैलिड, इट इज ओनली वैलिड फॉर व्हाट, 1 ईयर, म्हणजे जर जानेवारीमध्ये केले डिसेंबर पर्यंतच त्याची व्हॅलिडिटी आहे, उसके बाद आपको वापस क्या करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस को इशू करना पड़ेगा। Pay attention, pay attention, please. Everybody pay attention fast. Let's see. Last time. It is also provided that where a company or any other person has received application for allotment of securities along with dash what? ध्यान दो. Before the making of any such change, the company or other person shall intimate the change to such applicant, and if they express to desire to withdraw the application, the company shall refund all the money in how many days? तो ये अभी कौन सा मुद्दा है, अरे भैया तुमने पहले जनवरी में ओरिजिनल प्रॉस्पेक्टस इशू किया था, नेक्स्ट इशू वाले में तुमको ये समझ में आया कि तुमको इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तुमने उस मेंबर को बताया देख भाई ऐसा ऐसा मैं चेंज कर रहा हूँ, एंड डायरेक्टर्स पहले 10 थे अभी कितने 7 है,
और उस सामने वाले ने आपको पहले से एडवांस का पेमेंट दे के रखा था, पर जैसे ही उसने ये बात सुना, कौन सा बात, डायरेक्टर निकल गए, वो क्या बोले, नहीं 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 अभी नहीं चाहिए मुझे, मुझे मेरा पैसा क्या कर, तो कब करना पड़ेगा? समझ में आ रहा है कुछ? गुड। अच्छा, इसका मतलब क्या बता 32 का? रेड हियरिंग, इट इज व्हाट प्रोस्पेक्टस इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में क्या क्या आता है? क्वांटम और क्वांटिटी और प्राइस उसमें रहता नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे प्लीज। अ कंपनी प्रपोजिंग टू इशू रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस शैल फाइल विद इट द रेशियो एटलीस्ट हाउ मेनी डेज प्रायर। मतलब सुनो, आपका फाइनल प्रोस्पेक्टस का डेट आ रहा है, उसके जस्ट 3 दिन पहले आपको क्या बाहर डालना पड़ेगा? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, और उसके बाद आपका क्या आएगा? फाइनल प्रोस्पेक्टस। 3 दिन दिमाग में रखो प्लीज, इंपॉर्टेंट है वो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अब्रिज प्रोस्पेक्टस? अब्रिज का मतलब थी, सुनो रुचि, देयर इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस, देयर इज रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस एंड देयर इज अब्रिज, मतलब क्या? अब्रिज मतलब समराइज प्रोस्पेक्टस, ठीक है? ठीक है, वापस सैलेंट फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। नोबडी वांट्स टू रीड द एंटायर प्रोस्पेक्टस, कम ऑन। जबरदस्त जबरदस्त, ये एकदम जबरदस्त, लास्ट पॉइंट है ये प्रोस्पेक्टस का। मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, इसमें केस भी मैंने आपको बताया था, पीक वर्सेस गरने, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मिस स्टेटमेंट, लास्ट पॉइंट है, लक्ष्य सेकंड है, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अब ये सब कुछ जो चालू है, कंपनी प्रोस्पेक्ट, ये सब किसके इस पे, सब सब भरोसे पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उबर में फिरे, अटमोस्ट गुड फेथ, एक बार प्रोनाउंस करेंगे सब लोग प्लीज। ओला उबर नहीं है रे, उबर में फिरे, उबर में फिरे, अटमोस्ट गुड फेथ। पर अगर इसमें कुछ कांड होता है, तुमने क्या किया, फ्रॉडुलेंट तरीके से पैसा क्या किया तुमने, रेस किया, जो नहीं था कॉन्ट्रैक्ट वो तुमने कॉन्ट्रैक्ट बताया के क्या किया, पैसा उठाया है, तो तुमने क्या किया, विश्वासघात किया किसका, पब्लिक का, ओवर में फिर को तोड़ा है, तो इसमें मिस स्टेटमेंट होगा। अगर मिस स्टेटमेंट होता है तो भाई साहब दो चीजें अट्रैक्ट होंगे, एक सिविल लाइबिलिटी और एक क्रिमिनल लाइबिलिटी। ध्यान देंगे प्लीज, एवरीवन पे अटेंशन प्लीज। इथे है, बघा, इथे तुम इथे है। मैं क्यों नीचे आया, पर उसमें एक और भी मिलेगा आपको। एक कौन सा लाइबिलिटी है और एक कौन सा है, सिविल। अगर क्रिमिनल है, एवरी पर्सन हु ऑथराइज्ड टू इशू प्रोस्पेक्टस, उसको कहां पे लेके जाएंगे ये लोग? 447 क्या है, फ्रॉड। डिफेंस इन मटेरियल, ये सब करेंगे अपन। सिविल लाइबिलिटी में क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। तो प्लीज नाउ प्लीज कम ऊपर आगे, ऊपर आ जाओ वापस। कैसा हो गया? 34 क्या पहला, 45, 1 सेकंड, है बघा। फर्स्ट में 34 कर रहा हूँ, फिर 35 करते हैं। ये 34 है। व्हाट इज 34 स्टैंड फॉर? क्रिमिनल लाइबिलिटी। और सिविल लाइबिलिटी क्या है, सिविल लाइबिलिटी क्या है, 35। एक काम करेंगे, तो लास्ट का डायग्राम बनाया ना ओवरी वाला, वहां पे जाके आप लिखेंगे क्रिमिनल लाइबिलिटी के ऊपर सेक्शन नंबर 34, सेक्शन लिखा नहीं होगा, क्रिमिनल लाइबिलिटी के ऊपर लिखेंगे 34 और सिविल लाइबिलिटी के ऊपर लिखेंगे 35। 35, 35 लिखा आपने, एक नंबर लक्ष्य संपल अगले। सर क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या है? So when a prospectus is issued, circulated that includes any untrue or misleading statement, या तुमने कुछ चीजें जानबूझ के इंक्लूड किया, जानबूझ के तुमने क्या किया, ओमिट किया, अगर ऐसा होता है आपको सीधा कहां पे भेजेंगे ये लोग? 447 में, ध्यान दें प्लीज। प्लीज नोट का ए वाला पॉइंट पढ़ेंगे। अगर ये साबित होता है कि तुमने अनट्रू स्टेटमेंट का प्रोस्पेक्टस बाहर भेजा है या तुम्हारा इंटेंशन गलत था, तो भाई साहब अगर सामने वाले पार्टी का लॉस भी नहीं हुआ है ना, ये कुछ भी उपयोग नहीं है। वापस बोल रहा हूं मैं, रुचि ध्यान दे, लास्ट लास्ट पॉइंट है, तुमने अगर कांड किए, प्रोस्पेक्टस गलत बाहर डाला है, बट सामने से ये आया कि हमको लॉस हुआ नहीं कुछ, पर नहीं, फिर भी तुमको पकड़ेंगे, तो लॉस इज नॉट अ इंग्रेडिएंट इन डिसाइडिंग व्हाट क्रिमिनल लाइबिलिटी। इंपॉर्टेंट है, तुमको क्वेश्चन में पूछेंगे वो लोग, क्या पूछेंगे वो, कि तुमने ऐसा कांड किया था पर सामने को लॉस ही हुआ नहीं, तो फिर भी तुमको भेजेंगे क्या 447 में? हाँ भेजेंगे तुमको। नाउ प्लीज कम डाउन टू 35, वो इजी है बहुत। 35 में क्या है,
लॉस और डैमेज टू सब्सक्राइबर सिक्योरिटी एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्टिंग ऑन बेसिस ऑफ इंक्लूजन ऑफ मैटर इन प्रोस्पेक्टस। मतलब सामने वाले को क्या हुआ है सर, लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है प्रोस्पेक्टस की वजह से। कौन कौन लाइबल है? कंपनी एंड व्हाट, एनी डायरेक्टर वो ऑथराइज हिमसेल्फ। सबको पकड़ेंगे, प्रमोटर को पकड़ेंगे, एक्सपर्ट को भी पकड़ेंगे। पर भाई साहब एक्सपर्ट बच कब सकता है इससे? एक्सपर्ट तभी बच सकता है जब उसने खुद उसका साइन विड्रॉ किया। उसने 2-3 बार बोला कंपनी को मेरा साइन मत डाल, फिर भी क्या किया कंपनी ने, साइन डाला। तो इस केस में एक्सपर्ट को पकड़ेंगे नहीं। समझ में आ रहा है? और इसका एक ही पनिशमेंट है, क्या है कि जितना भी लॉस हुआ है सामने वाले का आपको उसको कॉम्पेंसेट करके देना पड़ेगा। ध्यान देंगे प्लीज। खत्म हो गया। मैं आपको एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ और फिर अपन बस ध्यान दो। क्या हो गया इसको यार? पे अटेंशन। देयर वाज वन केस लॉ। अरे समझ है वही, पीक वर्सेस, मैं यही बोलने वाला था, पीक वर्सेस घर में क्या होता है इसमें, व्हाट हैपेंड। इसमें एक बंदे ने शेयर उठाए। शेयर उठाने के बाद उसको 1-2 महीने में ये समझ में आया कि सब कुछ कांड था, प्रोस्पेक्टस पूरा का पूरा गलत था और उसको बहुत लॉस हुआ। तो वो जाता है कंपनी के पास, ये सेक्शंस के अंदर कौन से वाले, 34-35 में, कि मैं केस ठोकूंगा। कोर्ट में जाता है बट कोर्ट क्या बोलता है, तू ही गलत है। सिंपल पॉइंट है। बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, 34-35 में एक चीज बहुत डेंजर है, स्पेशली 35 में। 35 में एक लाइन लिखा उन्होंने, लाइन क्या पता है क्या, सुनो मैं बोलता हूँ। लाइन ये है कि आप कंपनी या डायरेक्ट आपको तभी कॉम्पेंसेट करेगा अगर आपने आपके आंखों से प्रोस्पेक्टस को पढ़ा है। इस बंदे ने प्रोस्पेक्टस पढ़ा नहीं था, इस बंदे ने स्टॉक मार्केट शेयर उठाए थे। सुनो मेरी बात, कंपनी ने प्रोस्पेक्ट इशू किया, आईपीओ फर्स्ट में, पण फक्त आयपीओलाच फक्त काय इश्यू होतं प्रोस्पेक्टस, पण मी नाही वाचलं ते। तो शेयर्स मार्केट में आए, शेयर्स घूमने लगे यहाँ वहाँ। उसके बाद मैंने मेरे ऐप से क्या किया, परचेज किया शेयर। और बाद में ये समझ में आया मुझे कि वो प्रोस्पेक्टस क्या था, गलत था। और मैं गया कंपनी के पास क्या करने को, कॉम्पेंसेशन लेने को। तो कंपनी ने सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा मुझे, हर्ष प्रोस्पेक्टस पढ़ा क्या, मैंने नहीं बोला, खत्म हो गया बात। तो ये इंपॉर्टेंट केस है। लास्ट का काय वाचा, सिर्फ लास्ट का पॉइंट पढ़ो बस। ए पब्लिक, ए court held the directors were not liable as shares were not purchased on the basis of। एक नंबर केस लो है घुमाने के लिए, पहला इंपॉर्टेंट मार्क करा, खूब भारी केस लो है। पीक वर्सेस गरने, पीक वर्सेस गरने के बिना तुम्हारा प्रोस्पेक्टस चैप्टर खत्म ही नहीं हो सकता, या आना ही चाहिए तुम्हारे रिवीजन में। 36, 37, 39 अपने आउट में किया था, अभी 3 सेक्शन बाकी है, 36 और 38, 3-1-5 36 मैंने किसका एग्जाम्पल लिया था पता है क्या, जब मैं आपको सिखा रहा था, हर्षद वर्ष का एग्जाम्पल लिया था। हर्षद वर्ष, उसकी वाइफ का नाम क्या है, मारिया गोरेटी, नहीं पता, फेमस है बहुत, इज अ शेफ नाउ इन गोवा। सो द पॉइंट इज, बीच में ऐसा हुआ था, जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स थे, तुम भरपूर है, जो यूट्यूब पे आते हैं, ये शेयर परचेज करो, वो शेयर परचेज करो, इतना तत्व ज्ञान देते हैं। तो बीच में क्या हुआ, हर्षल वारसी को एक एम्प्लॉय, आई डोंट नो नेम क्या है, तो हर्षल वारसी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर लिया था प्रमोशन के लिए कि यार तू बोल लोगों को क्या है यार, ये शेयर परचेज कर। और वो फ्रॉड निकला। कौन फ्रॉड निकला, वो इन्फ्लुएंसर। और पकड़ा कौन गया, ये पकड़ा गया। क्या लिखा देखो वहां पे, पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग द पर्सन टू व्हाट, इन्वेस्ट मनी। तुम लोगों को क्या कर रहे हो, बहका रहे हो कि पैसा डालो। अगर ऐसा होता है तो भाई बाकी कुछ नहीं, एक ही चीज है यहाँ पे, क्या 447, एकदम सिंपल। नेक्स्ट, एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन, म्हणजेच काय, सर जिन लोग को ये हुआ है अफेक्ट, हर्षद मेहता का सीन वही दिमाग में रखो, सर पूरे इंडिया को अफेक्ट हुआ था, तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, एंड देन यू कैन फाइल अ केस, बघा, इफ अफेक्टेड बाय एनी मिसलीडिंग स्टेटमेंट और इंक्लूजन, म्हणजे यू कैन फाइल अ सूट अंडर व्हाट दिस सेक्शन, सब लोग क्या मिलके। इसको क्या बोलते हैं अपन, उसको क्या बोलते हैं, क्लास एक्शन सूटचा अर्थ काय लवकर सांगा मला। लास्ट में what is 38, पनिशमेंट फॉर डैशबोर्ड, what is पर्सोनेशन। आपके आपको शेयर लेना था पर आपके पास ये नहीं था आइडेंटिटी, आपने क्या किया, दूसरे का फर्जी दिखाया वहां पे, एंड यू ट्राई टू पर्सोनेट
द अदर, अगर ऐसा होता है तो आपको क्या दिया जाएगा, यू विल बी, देख लेते हैं, you will be welcomed under 447, as simple as that. That's the last section, ladies and gentlemen. ठीक है, एक बार घर पे आके ये वाला पढ़ लो, what does 447 mean? It's very simple, we have already done it. Okay, इससे आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है, so all the sections starting from 23 से लेके what 42. Please do it. We'll meet in the next